भाई अगर अंबानी के घर की बात करें तो उन्होंने 101% 4 साल तो वो अपने घर में शिफ्ट नहीं हुए थे बिकॉज ऑफ एक मुहूर्त और एक उसमें वास्तु का कुछ काम चल रहा था। पूरा घर वास्तु ऑस्पिशियस है, 3 तरफ उनके सड़कें हैं। उसके बाद उन्होंने पूरा ईस्ट अपना खाली छोड़ा हुआ है, ईस्ट का टी पॉइंट उनके घर में एक लगता है। बाहर उन्होंने पानी के लिए, बैठने के लिए इस तरीके की चीजें लगा रखी हैं कि आपको साफ समझ में आता है कि पूरा का पूरा वास्तु ऑस्पिशियस घर है। लोग क्या समझ लेते हैं, मैं आज रात को नाम चेंज करूंगा और कल सुबह मैं शाहरुख खान बन जाऊंगा, है ना। मैं आज नंबर लिखूंगा अपने हाथ पे और कल मेरे पास पैसा आना। ये एक दिन में नहीं होगा। ऑडियंस सबसे पहले ये तय करे कि क्या वो वास्तु पे यकीन रखती है या वो यकीन रखती है टूने.com। जब भी ये लोग, आप कोई ऐसी वीडियो डालना जिसमें लिखा हुआ है झाड़ू उल्टी टांगने से रातों रात आएगा पैसा, तो जनता खुद भी पागल है जो जा रही है और जाके बोलती है मैं झाड़ू उल्टी कर टांग के दे। तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये चीजें ऐसे काम नहीं करती। भाई बॉलीवुड में हमने न्यूमेरोलॉजी का ज्यादा सुना है कि नाम में अक्षर ऐड कर। यार बॉलीवुड वाले फ्री कंसल्टेशन ढूंढते हैं, नॉट ऑल बॉलीवुड, 90% बॉलीवुड तो फ्री की कंसल्टेशन जाता है। हमारे पास फोन आता है तो हम सीधा बोलते हैं भाई 21 लाख रुपए से स्टार्ट है, तो वो कहते हैं भैया थैंक यू। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में हमारे जो गेस्ट हैं उन्हें आप देख रहे हो हमारे चैनल पे तीसरी बार, और वो तीसरी बार इसलिए आए हैं क्योंकि जब भी वो आते हैं हमेशा कुछ ज्ञान भरी, कुछ कंट्रोवर्शियल, कुछ सनसनी फैलाने वाली बातें करते हैं, बिल्कुल दिल से बातें करते हैं और कोई भी छल कपट नहीं होता, इसलिए हमारी वाइब भी उनसे मैच करती है। और हमारे साथ मौजूद है हमारे भाई आचार्य पंकित गोयल जी, जिनके साथ हमारा एकदम भाईचारा हो गया है। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होती है तो हम भाई को याद कर लेते हैं, तो एकदम घर वाली बातचीत हो गई। और जब भी किसी टॉपिक पे अनफिल्टर्ड, बिल्कुल नेचुरल, नो शुगर कोटेड बात करनी होती है तो हम याद कर लेते हैं भाई को कि भाई बहुत सारा अंधकार फैल रहा है इंटरनेट पे, थोड़ा आओ, थोड़ी रोशनी दो हमें, थोड़ी ऐसी रील्स, ऐसी बातें बोलो जो हमें व्यूज दे। स्वागत है भाई आपका। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये हम कह सकते हैं बेझिझक होकर कि आप बेस्ट हो अपनी फील्ड में, और जो आप बातें करते हो एकदम जेन्युइन होती हैं, तभी हम आपको फिर से बार बार बुलाते रहते हैं और आप हमारे पास आते रहते हो। उसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आप वैसे अभी जैसे बॉम्बे गए, बॉम्बे होके आए, वहाँ पे आपने कुछ ऑब्जर्व करा? जैसे आप हर जगह जाते हो, लंदन भी जाते हो, ऑब्जर्व करते हो चीजें, हाँ, वहाँ पे कुछ चीजें आपने ऑब्जर्व करी हो? कुछ हर शहर का ना और लोगों का अपना एक तरीका है अपने आप को दिखाने का। तो बॉम्बे एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है और एक वो फेकिज्म में टॉप पर है। मतलब वो वहां पर बोलेंगे अरे पंकित भाई आप कैसे हो, बहुत बढ़िया। 2 घंटे बाद बंदा आएगा, अरे पंकित भाई आप कैसे हो, अभी तो मैं मिल के गया था। फिर 3 घंटे बाद अरे आप कौन हो। मतलब वो मुंह पे ही आपके साथ में एक अलग सी, मतलब उनके अंदर एक्टिंग है ना, जो उनकी रगों के अंदर चली गई है, वो खुद भी खुद नहीं है। जैसे मेरे को वहां जाके लगने लग जाता है कि पंकित जो घर पे रहता है वो अलग है, ये आचार्य पंकित गोयल कोई अलग है। अच्छा, तो खुद भी फील हो रहा है आपको? हाँ, मेरे शायद 2 रूप है, मुंबई वाला अलग है, यहाँ वाला अलग है। वहां पर पता है, सपोज करो अभी हमने पॉडकास्ट किया, ठीक है, 2 घंटे बाद आप निकल के दीपक मेरे साथ बाहर आके मिले, पंकित भाई कितने दिन हो गए मिले हुए, मुझे कैसा लगा यार, मैं तो ऐसा नहीं हूँ। हम दिल्ली में तो बोलते हैं अभी तो मिल के गया था यार, क्या हो गया। तो वहां फेक लोग भरे पड़े। तुम लोगों से क्या छाना यार, रोज तो तुम्हारे शुगर कोटिंग लेवल ऑन टॉप है वहाँ पे। मतलब जितना ज्यादा प्रमोशन ये लोग कर रहे हैं कि शुगर मत खाओ मत खाओ, मुंह से निकाल रहे हैं। क्या बात कह दी, वाह। बट भाई जैसे देखा जाए बॉम्बे में फाइनेंशियल कैपिटल है भाई, वहाँ रेंट इतने ज़्यादा है, प्रॉपर्टी इतनी प्रीमियम हो रही है, और बीइंग अ वास्तु कंसल्टेंट आप तो चाह रहे होगे कि मैं वहाँ पे क्लाइंट बेस्ड लूँ, बट मैं आपसे वास्तु के पर्सपेक्टिव से समझना चाह रहा हूँ कि इंडिया के ऐसा पार्ट है बॉम्बे की वो वास्तु के हिसाब से भी फाइनेंशियल कैपिटल है? बॉम्बे में 2 बॉम्बे हैं या मुंबई है, राइट। वन जो वहाँ के महाराष्ट्रियन लोग हैं वो बहुत प्यारे हैं। जो एक नॉर्मल बिजनेसमैन है जो करोड़ों रुपया कमाता है, अपने घर जाता है, वो जेन्युइन है। मतलब उसको ये जो बॉलीवुड का तड़का लगा हुआ है उससे वो बहुत दूर है। वो बहुत प्यारा है, होटेलियर है वो बहुत प्यारा, बिल्डर अच्छे हैं। जो महाराष्ट्रियन आदमी है ना, जो लोकल आदमी है, वो बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। जब आप उसके पास जाते हो, और नो डाउट वहां की पेइंग कैपेसिटी बेटर देन नॉर्थ इंडिया तो है, इसमें कोई गैप नहीं है किसी भी तरीके का। सपोज करो मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि मैं बहुत महंगा हूँ या मैं पैसे लेता हूँ या मैं कुछ भी बात करता हूँ, दिल्ली वाला आदमी 50 बार सोचता है, आता है। बॉम्बे के आदमी को वक्त डिसीजन लेने में उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो तुरंत बोलेगा कि हाँ जी मेरा काम चलना चाहिए, मेरे को ये रिजल्ट मिलने चाहिए, आई एम वेरी मच प्रैक्टिकल, मेरे को इतने दिन में रिजल्ट दो जो आप क्लेम करते हो।
एंड देन आई एम ओके। तो ये बॉम्बे का आदमी है जो बड़ा खूबसूरत है, जो बड़ा अच्छा, जहां जाके लगता है कि आप उनके दोस्त हो। अच्छा भाई, वैसे अगर एक कंपैरिजन देखें कि जैसे बॉम्बे हो गया, दिल्ली हो गया, दोनों में ही फिल्म सिटी यहाँ भी बनी, दिल्ली में भी बनी हुई, यहाँ भी बनी हुई है। कंपैरेटिवली वहाँ पे ज़्यादा बूम है इस चीज़ का, वहाँ पे ज़्यादा लोग गए, ट्रैवल गए, मतलब एक तरीके से वहीं पे ही सारी वो हुई। जैसा मैंने एक बात बताई ना, एक चीज तो ये है कि जो भी चीज वास्तु के अकॉर्डिंगली पश्चिम में आती है, वेस्ट डायरेक्शन में आती है, वो अपने आप में एक रोल लेकर आती है। तो बॉम्बे जो वेस्ट में आता है भारत के, तो अपने आप में वहां पर कंपैरेटिवली चीजें ज्यादा निकल कर आती हैं, इसलिए वो फाइनेंशियल कैपिटल भी है, इसलिए वहां पर चीजें भी हैं। दूसरी चीज क्या है, वहां पर समुद्र जो आता है बॉम्बे का, वो वहां पर बहुत बड़ा रोल प्ले कर देता है, बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन नॉर्थ टू वेस्ट जाता है, जो कि अपने आप में एक बहुत प्रॉफिटेबिलिटी लेकर आता है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 3, एज आई सेड, कि बॉम्बे में जो एक्टिंग है वो शायद वहां की हवा पानी के अंदर है। मतलब आप वहां, यहां पर जो स्ट्रगलिंग एक्टर है वो शायद दिन में 3 घंटे 4 घंटे अपना काम मांग रहा है, पर वहां दिन में 24 घंटे ही अपने काम के लिए वो भाग रहा है। ये एक बहुत मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, और नो डाउट वहां की जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है वो अच्छी भी है। अच्छा भाई, एक बात बताओ, जैसे अब आपके पास क्लाइंटेज मुंबई की भी है, दिल्ली की भी है, तो ज़्यादा पैसे वाले कहाँ हैं आपके हिसाब से? कौन आपको ज़्यादा पैसे देने के लिए विलिंग होता है, या कौन ज़्यादा नेगोशिएट करता है, ये भी बताओ। जो नेगोशिएशन वाला पार्ट है वो दिल्ली के पास भरपूर है। मतलब दिल्ली वाला आदमी तो एज एक्सपेक्टेड। हाँ, एज एक्सपेक्टेड। वो तो करते करते, आप कहाँ रहते हो, अच्छा आप नोएडा में रहते हो, तो अच्छा हम भी तो यहीं रहते हैं ना भाई यार, ये वो, मतलब वो नेगोशिएशन स्टार्ट होता है। बट बॉम्बे का व्यक्ति अगर आएगा और वो सोचेगा कि हाँ मेरे को पैसा देना है, तो वो माइंड प्रिपेयर करके आ रहा है, उसको पता है हमारे बारे में, और अगर उसको नहीं पता सीधा बोलेगा कि यार मेरे को तो आपके बारे में नहीं पता था, इतने रुपए और मैं जा रहा हूँ, थैंक यू। वो पर दिल्ली का आदमी क्या करेगा, वो अगर उसको नहीं पता था और उसको लगा इतनी फीस है, तो वो उल्टा सीधा भी बोल देगा। मतलब वो तुरंत लगेगा अरे यार तू तो, मतलब निचोड़ेगा ज्यादा वो, आप मतलब वो निचोड़ेगा ज्यादा। बट भाई साइंस के बिलीवर कहाँ हैं जो वास्तु में मानते हो? हर जगह यार, हर जगह। तुम्हें नहीं पता क्या, मतलब 90% बॉम्बे के आदमी की प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि वो सबके मुंह पे नहीं कह रहा कि मैं मानता हूं, पर वो सबसे ज्यादा मानता है। अच्छा, दिल्ली का आदमी मानता है तो वो बोल सकता है हाँ यार मैं तो मानता हूँ, कितनी बड़ी बात है, लेकिन मैं तो बहुत टाइम से मान रहा हूँ, मेरे तो दादा परदादा के टाइम से वास्तु कंसल्टेंट्स आते गए हैं। लेकिन बॉम्बे का आदमी बात नहीं मानेगा भाई। अगर अंबानी के घर की बात करें तो उन्होंने 101%, 4 साल तो वो अपने घर में शिफ्ट नहीं हुए थे, बिकॉज ऑफ एक मुहूर्त और एक उसमें वास्तु का कुछ काम चल रहा था। पूरा घर वास्तु स्पीशियस है, 3 तरफ उनके सड़कें हैं। उसके बाद उन्होंने पूरा ईस्ट अपना खाली छोड़ा हुआ है, ईस्ट का टी पॉइंट उनके घर में एक लगता है, बाहर उन्होंने पानी के लिए, बैठने के लिए इस तरीके की चीजें लगा रखी हैं कि आपको साफ समझ में आता है कि पूरा का पूरा वास्तु स्पीशियस घर है। वो तो हर चीज यार, हर चीज वास्तु के अनुसार करते हैं। नॉट सिर्फ, देखो अब मैं थोड़े दिन पहले एक चीज पढ़ रहा था, सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट निकाल रहा था मैं, तो हम बिल गेट्स का नाम समझते हैं, हम अजीम प्रेमजी, विप्रो का नाम सुनते हैं। आप इनका एक नॉर्मल कॉमन फैक्टर निकाल लो, सबने अपनी कंपनी की शुरुआत सेम अपने डेट ऑफ बर्थ वाले डे पे करी हुई है। तो ये कैसे एक कॉमन फैक्टर निकल कर आता है? मान लो मैं बिल गेट्स की बात करता हूं तो उनका टोटल 4 निकल कर आता है, तो 4 तारीख को उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत करी हुई है। ऐसे ही एप्पल का निकल कर आता है, ऐसे ही विप्रो का निकल कर आता है। तो ये क्यों कर रहे हैं? बट भाई उन्होंने जब स्टार्ट किया था, हाँ। उस टाइम पे वास्तु इतना फेमस था, उन्होंने तब क्या पता ये इत्तेफाक से हो गया हो। मैं भी बोल रहा हूँ ये इत्तेफाक से हो गया हो, लेकिन हमें तो इसके प्रूफ मिल गए ना। मतलब मैं ये बात नहीं कह रहा कि वास्तु है, तो न्यूमरोलॉजी का छोटा सा पार्ट है। हो सकता है उनको किसी ने कहा हो सकता है ना कहा हो सकता है ईश्वरीय शक्ति हो। जैसे मैं हमेशा मानता हूँ कि जिस घर में मैं पैदा हुआ, बड़ा हुआ, वो घर हमेशा से वास्तु ऑस्पिशियस रहा, जबकि मेरे फादर नॉन बिलीवर रहे, मेरी मदर नॉन बिलीवर रही, बहुत ज़्यादा यकीन नहीं करते थे। अब मैं देखता हूँ कि मेरी सक्सेस के पीछे बहुत बड़ा रीज़न क्या है कि वो तो पूरा वास्तु ऑस्पिशियस था। अब उनसे कोई पूछेगा कि हम तो वास्तु मानते नहीं थे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उन लोगों ने वास्तु करवाया होगा, लेकिन अगर उनकी श्रृंखला में, उनके जीवन में वो चीज़ देखने को मिलती है, तो आप ये कह सकते हो ना कि एक कोई सेट ऑफ पैटर्न है जो अमीर लोगों में या सक्सेसफुल लोगों में कॉमनली मिलता है। शाहरुख खान की हर मूवी जो उसकी डेट ऑफ बर्थ पे रिलीज हुई है, डेट ऑफ बर्थ पे नहीं, डेट ऑफ बर्थ से अलाइंड होकर रिलीज हुई है, उसका नाम, कपिल शर्मा का, अक्षय कुमार का, सब अलाइनमेंट में है टोटल। और जो फेल हुए हैं वो अलाइनमेंट में नहीं है। मतलब मेरे को तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप डेट ऑफ बर्थ निकाल लो इनकी और इनकी फिल्म की डेट ऑफ बर्थ निकाल लो कि किस तारीख को ये फिल्म आई। मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है, जब गो ओपनली सर्च करो आपको पता लग जाएगा कि इतने लोग यहाँ पर। बट भाई अब लोग कहेंगे कंटेंट भी तो कोई चीज है, पिक्चर अलाइन करके आप रिलीज कर दो, कंटेंट तो घटिया तो कैसे चलेगा? मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हर चीज चलेगी, हर चीज चलेगी। ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जिनका कुछ अलाइनमेंट नहीं है पर वो सक्सेसफुल हुए, है ना। लेकिन जब आप ये कहते हो कि एक आदमी अपने लाइफ के अंदर बहुत सक्सेसफुल हो गया,
तो उसने 100 में से 80 जगह इस चीज का सहारा लिया और वो हुआ। आप सलमान खान की देखते हो, दबंग है, दबंग 2 है, दबंग 3 है, सब अलाइनमेंट में क्यों आती है, क्यों एक बी एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, क्यों अलग अलग चीजें हो रही हैं। तो जो आदमी नॉन सक्सेसफुल है ना, उसके पास तो 100 बहाने हैं। सक्सेसफुल ये सोचता है करके देखने में क्या जाता है भाई। अगर मैं सिर्फ इतनी सी बात बोल रहा हूं कि आप सभी लोग हर डिसीजन अपनी लाइफ का अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ में अलाइन कर लो, तो आपके क्या फर्क पड़ रहा है। ये तो आसान सी चीज है ना। मतलब भाई जैसे अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ सपोज 31 है, हाँ। तो मैं कोई भी नया काम हर महीने की 4th पे कर सकता हूँ। 4th पे करो, 13th पे करो, 31st पे करो, तो ऑटोमेटिकली आपको ये चीज, जितने भी मैं कोर्सेज करवाता हूँ ओपनली है कि मैं 3 तारीख को, 21 तारीख को, 12 तारीख को ही करवा रहा हूँ। क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि उसका एक अलाइनमेंट है। उसके सिवा वास्तु भी मैं करता हूँ, बहुत सारी चीजें मैं कर रहा हूँ, लेकिन एक छोटा सा फैक्टर है जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। तो जब हम ये बातों पे बात करते हैं कि कौन बिलीविंग फैक्टर ज्यादा है, तो इन सभी साइंसेस का बिलीविंग फैक्टर कंपैरेटिवली दिल्ली से ज्यादा बॉम्बे में देखने को मिलता है जब आप उनसे पर्सनल बात कर रहे हो, जब आप उनके साथ में जाके बैठे हो। प्रॉब्लम विद द बॉम्बे गाइज आर, बॉम्बे पीपल आर, कि वहां का जो लोकल आदमी है, महाराष्ट्रियन है, वो नॉर्मल है, वो कितना भी पैसे वाला हो, साउथ इंडियन कितना भी पैसे वाला, उसमें अकड़ नहीं है। जब आप सेलिब्रिटीज के साथ में बैठते हो ना, तो उनके मन में पता नहीं क्यों आता है यार हम आपको पैसे नहीं देंगे जी, हम आप फ्री में काम करो जी हमारा। और कितने, कोई भी सेलिब्रिटी हो, मतलब अब तो मतलब बहुत लोगों के लिए काम भी कर लिया, बहुत लोगों ने दिए भी, ऐसा नहीं कह रहा मैं सबके लिए मैं बात बोल रहा हूँ, लेकिन 90% ऑफ पीपल कम विद एन एटीट्यूड कि यार हम मानते हैं, एक तो हम इसके बारे में ओपनली नहीं बोलेंगे, नंबर 2 अगर हम बोल भी रहे हैं तो हम आपको पैसा नहीं देंगे। और अगर वो ऐसा भी नहीं होता कि वो ओपनली अगर बोल रहे हैं आपका नाम लेंगे 4 जगह, हाँ। ये चीज़ भी नहीं होती? नहीं होती जी, बल्कि ऐसा भी तुम्हें देखने को मिल जाएगा जिन्होंने काम करवा रखा है, कल को वो बोल दे हमने तो करवा ही नहीं रखा जी, ऐसा भी हो सकता है। मतलब इट इज नॉट अ बिग डील। और ये हर किसी के लिए नहीं है, मैक्सिमम लोग, चलो हम ये बात मानते हैं ना कि जितने भी स्टार्स हैं वो इन सब चीजों में मानते हैं, है ना, लगभग मोरलेस सभी मानते हैं। हमने देखा सबके नाम की चेंज हो रखे, सबके नाम की सबके spelling हाथों में double अंगूठियां तो alphabet दिख ही रही है ना, है ना? फिल्मों के नाम तक वो होते हैं। कितने सेलिब्रिटी से सुन लिया कि मैं इस चीज में मानता हूं, आज तक किसी ने नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला। हाँ, क्यों नहीं बोलते? कहीं पर जाकर एक टैबू है कि ये जो पूरी दुनिया है ये इस चीज को नेगेटिव समझती है कि ये आदमी कामयाब अपनी मेहनत से ना होकर इन चीजों के कारण हुआ है। ऐसा नहीं है, आप अपनी मेहनत में एक बूस्टिंग फैक्टर ऐड कर रहे हो, दैट इज वास्तु। कोई वास्तु हर किसी को अंबानी नहीं बना सकता। मुझे बहुत सारे लोग बोलते सर आप अंबानी क्यों नहीं बन जाते? क्योंकि मैं उस लेवल की मेहनत ही नहीं करता, मेरे पास उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। मेरे पिताजी धीरूभाई अंबानी नहीं थे, तो मैं भी नहीं हो सकता। पर मैं अपने फील्ड में चरम शिखर पर हूं, मैं अपने फील्ड में नंबर 1 पे हूं, मैं अपने फील्ड में सबसे अच्छा काम करता हूं। मेरी जो फैक्ट्री लगी हुई है वो सबसे अच्छी फैक्ट्री है अपनी जगह की, जो जितना कर सकता है वहां तक ले जाने का काम है। लेकिन ये सब लोग इसलिए नहीं बोलते। कोई नेता क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि नेता बोलेगा जिस दिन मैं एमपी बन गया ना, उस दिन लोग बोलेंगे तो इसलिए नहीं बना कि तेरे को वोट पड़े हैं, क्योंकि तू नग पहन रखा है। ये नहीं होता। लोग भी कहीं ना कहीं इस चीज के लिए मजबूर करते हैं कि लोग इसकी मार्केटिंग ना करें या ना बोलें, पर मानते सब हैं, यकीन सब करते हैं और करना भी पड़ता है भाई। बट आप ये देखो कि इसमें कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन वालों का हाथ नहीं है कि आप लोग जैसे, मतलब आप नहीं बट आप सब, जैसे हम एड्स भी देखते हैं या बातें भी सुनते हैं कि भाई शाहरुख खान को शाहरुख खान वास्तु ने बना दिया। मतलब ऐसे प्रोजेक्ट करा जाता है ना कि अंबानियों का घर ऐसा है इसलिए वो अंबानी है, ताकि और क्लाइंट्स अट्रैक्ट हो। बट मतलब उसको एज अ सपोर्टिंग साइंस नहीं करा जाता। हमारे ही प्लेटफॉर्म पे कितने लोग ऐसे क्लेम कर जाते हैं कि भाई ये कर दोगे तो ये हो ही जाएगा, मतलब सपने दिखा दिए जाते हैं। ये बात हो ही जाएगा, बात तो ठीक है, चलो मैं फिर भी बोलता हूँ कि चलो मैं भी बोल सकता हूँ ये बात कि अगर आप ये काम करते हो तो ये हो ही जाएगा। लेकिन किसी ने भी व्यक्ति ने ये बोला हो कि उसको अमिताभ बच्चन बनाने वाला उसका कोई साइन है, उसका कोई नाम है, उसकी कोई वास्तु है, तो वो मूर्ख है भाई। मतलब उसको सीधा कैटेगरी लो, एक जैसे हमारे कंप्यूटर में होते हैं ना आर्काइव, वैसे एक मूर्ख नाम का फोल्डर बनाओ, उसमें डाल दो कि भाई ये सारे मूर्ख हैं। कोई भी व्यक्ति इस पूरी पृथ्वी पर किसी दूसरे की सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो स्वयं है। तुम तीनों सक्सेसफुल हो ना, तो तुम तीनों के अपने कर्म, अपने प्रारब्ध हैं। वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी आपकी जर्नी को सुखद करने के लिए है, बेहतर करने के लिए, अच्छा करने के लिए। सपोज करो मैं कहता हूं शाहरुख खान था, शाहरुख खान दिल्ली से अपना मैच्योर हुआ, उसको समझ में आया कि मेरे को एक्टिंग करनी है, वो उस जमाने में यहां से गया, उसने मेहनत करी, खूब भूखा सोया, सब कुछ किया, तब जाके उसको कोई ब्रेक मिला। लेकिन वो इन चीजों में भी यकीन रखता होगा, करता होगा, तो उसकी सक्सेस कुछ बेहतर हो गई। या विद टाइम उनको ये लोग मिल गए, विद टाइम उनको ये लोग मिल गए, या उनकी लाइफ से प्रॉब्लम कंपैरेटिवली कम हो गई।
आप प्रॉब्लम्स को कम करने की बात करते हो, आप किसी के आउटकम्स की बात, जैसे मैं फैक्ट्री की बात करता हूं, ठीक है, तो मैं हर फैक्ट्री वाले ओनर को ये बात बोलता हूं, सपोज करो तुम्हारी एक फैक्ट्री है और तुम महीने के 1000 यूनिट बना सकते हो और 1000 ही बेच सकते हो, मैं आपको 10,000 तक नहीं लेके जा सकता क्योंकि आपकी पोटेंशियल ही 1000 की है। हाँ, अगर आप 100 बना पा रहे हो या 100 बेच पा रहे हो तो 1000 तक लेके जाना मेरा काम है। फैक्ट्री लगाना, इन्वेस्टमेंट करना सब आपका काम है। अगर आपकी प्रॉपर सेल, प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो रही, तब मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, तब मैं आपके लूप होल्स को देखूंगा। लोग क्या समझते हैं, वो फैक्ट्री वाला हुआ ही 1000 करोड़ का इसलिए क्योंकि इसने वास्तु किया, नहीं जी नहीं, वो बेचारे को होना था। हम दिल्ली में बहुत बड़े रिटेल चेन की, मैं कल परसों एक जगह पर जाकर आया, मैं नाम नहीं ले सकता किसी कारणवश, रिटेल चेन है इंडिया की बहुत बड़ी, इस वक्त नंबर 1 पर आ चुकी है, पूरा वास्तु ऑस्पिशियस काम करते हैं। हमारे नोएडा के अंदर उनका एक शोरूम है, अपने पास में ही है, यहाँ पर एक शोरूम है उनका, इस वक्त इंडिया की सबसे नंबर 1 सेल करता है। आप उस पूरी बिल्डिंग को जाकर देखोगे ना, उसने एक प्लॉट में अपना जो शोरूम है वो घुमाकर बना रखा है और प्योर एज पर वास्तु बना रखा है। अगर आप उसको कहते हो कि भाई इसका शोरूम इसलिए चल गया क्योंकि किसी वास्तु कंसल्टेंट ने उनका वास्तु किया, नहीं, उन्होंने शोरूम लगाया, उनका वो चलना था। उनके ऐसे भारतवर्ष के अंदर 100, 150, 200 शोरूम होंगे, वो अच्छा काम करते हैं, उनका हजारों करोड़ का टर्नओवर है, लेकिन वो वास्तु में भी यकीन रखते हैं ताकि उनकी सेल कंपैरेटिवली दूसरों से ज्यादा हो, उनका जो ब्रांड है उसकी न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू सेट हो, उसकी मुहूर्त सेट हो, ताकि उनका जीवन कंपैरेटिवली अच्छा हो। लोग क्या समझ लेते हैं, मैं आज रात को नाम चेंज करूंगा और कल सुबह मैं शाहरुख खान बन जाऊंगा, है ना, मैं आज नंबर लिखूंगा अपने हाथ पे और कल मेरे पास पैसा आने, ये एक दिन में नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। और ये आपके हार्ड वर्क को कन्वर्ट करने के लिए। भाई ये तो वैसे नॉर्मल रिटेल स्टोर्स की बात आ गई, और मेरे माइंड में एक बात आई कि जैसे ठेके होते हैं हमारे, हाँ। भाई कहीं नाले पे बना है, कहीं ऐसी जगह बना है कि गांव में बन गया, कहीं कहीं भी बन जाए, इनकी सेल होती है। ये तो किसी टाइप का वास्तु नहीं फॉलो कर रहे हैं। और अभी थोड़े दिन पहले कॉमेडियन ने इसके ऊपर वीडियो भी डाली है ना, मैंने भी वो देखी। भाई नंबर 1 चीज, ठेके क्या हर व्यक्ति को मिल जाते हैं? हर व्यक्ति को बहुत मुश्किल है, वो बहुत मुश्किल है ना, एक पूरा प्रोसेस है और हर आदमी चाहता है कि मेरी लॉटरी लग जाए, तो लॉटरी हर किसी की नहीं लगती। नंबर 1 उसकी क्यों लगी? क्योंकि उसके घर में कुछ ऐसा था, उसके भविष्य में, उसके एस्ट्रोलॉजी में कुछ ऐसा था कि उसके जीवन में पैसा आना था। अब मान लो मैं रास्ते में निकलूं, मेरे को कोई 1 करोड़ रुपए पकड़ा के चला जाए, मैं बोलूं वाह जी वाह, मालामाल वीकली हो गए, है ना। लेकिन हम क्यों हुए? क्योंकि मेरी किस्मत में, मेरी एस्ट्रोलॉजी में, मेरे वास्तु में, मेरी न्यूमरोलॉजी में कोई दम था कि मेरे को वो ठेका मिल सके। नंबर 1। नंबर 2, सिर्फ सेल कभी भी इस बात का प्रूफ नहीं है कि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है, राइट? हर ठेके वाला प्रॉफिटेबल नहीं है, प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन उनकी दुकान तो चल रही है, सेल है, भाई सेल तो है। लेकिन सिर्फ सेल प्रॉफिटेबिलिटी को नहीं मानी जा सकती। आप एक काम करना, आप दिल्ली के कुछ ठेकों को छोड़ दो, आप अलग अलग शहरों में, रूरल एरियाज में जाओ, जहां पर एक पर्टिकुलर सेट पैटर्न है कि इतने की दारू आपको खरीदनी ही पड़ेगी, चाहे आप उसको बेच पाओ या ना बेच पाओ। वहां पर घाटे लगते हैं और बहुत ठेके वाले बंद हुए हैं, और ठेके वाले भी हमसे वास्तु करा रहे हैं। बहुत लोगों ने कराए, हाँ बहुत लोगों ने कराए हैं। बार ओनर्स कराते हैं, ठेके वाले कराते हैं, होटल वाले कराते हैं। तो उसमें आप क्या करते हो? उसमें आप गल्ला वगैरह चेंज कराते हैं? गल्ले को गल्ला यहाँ रख लो। चेंज कराते हैं, जो हमारी बेसिक रेमेडीज हैं वो रेमेडीज करवाते हैं, लैंड एनर्जीज बूस्ट करते हैं। जैसे ठेके के लिए एडिक्शन का एक देवता है 45 देव, वो आपको एक्टिवेट करना होता है ताकि वहां पर एडिक्टर्स हैं। अब लोग, पता है मैं ये बात क्यों नहीं बोलता, लोग बोलेंगे इसका मतलब आपके कारण लोग दारू पी रहे हैं। भाई मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ जिसका मैंने किया, तुम दारू पीने वाले थे, तुम उसकी दुकान से छोड़ के इससे ले लो। पर आपको ये नहीं लगता कि मैं ये दारू वाला वास्तु नहीं करूंगा, ठेकों वाला, कि भाई लोग गलत उसमें जा रहे हैं? मेरे अगर वास्तु ना करने से ठेके बंद होते हो, मैं आज छोड़ता हूँ। ऐसा थोड़ी ना हो रहा है यार। मतलब मेरे वास्तु, मैंने कितनों का किया, 2, 4, 5 का किया है, बाकी सारे लोग तो चल ही रहे हैं ना, चल ही रहे हैं। हाँ। चाहे ठेके वाला बर्बाद हो गया। और मैं एक बात बता, मेरे खुद के एक रिश्तेदार हैं लुधियाना में, मैंने उनके ठेके हुआ करते थे, और वो फेल ही इसलिए हुए बिकॉज ऑफ ठेका। मतलब इतना उनको घाटा लगा, मल्टी करोड़ में उनको घाटा लगा बिकॉज ऑफ ठेका। और फिर से मैं बोलता हूं, आपकी एस्ट्रोलॉजी, आपका प्रारब्ध, आपकी किस्मत, आपका वास्तु आपको एक लॉटरी लगवाता है, और जरूरी नहीं है कि उस लॉटरी का पैसा आप बचा पाओ। तो ये कहना कि ठेका चल ही जाएगा, ये जरूरी नहीं है। दूसरी बात, जो दारू रखी गई है उसकी जहां पर वो बनती है, डिस्टिलरी क्या बोलते हैं उसको, जो भी जहां पर वो बनती है, उन्होंने करवा रखा है कि नहीं करवा रखा? क्या हर ब्रांड बिक रहा है? कौन कौन से ब्रांड है जो घाटे में? ये सारी चीजों को आप देखो, एक चीज को मत देखो कि ये ठेके वाला इसने खोल के बैठा और ये चल गया, है ना। क्योंकि
तुम एक बोतल ले रहे हो, उसके पास कितना स्टॉक है तो वही जानता है ना। सही बात। अच्छा भाई, एक चीज़ और है, अब जैसे ठेके की बात हो रही है, कई हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स भी आपसे कराते हैं वास्तु, तो वो वास्तु कराते हैं कि हमारा काम चलता रहे, लोग ज़्यादा आते रहें, तो उस केस में आप क्या करते हो कि मतलब कैसे होता है कि लोग बहुत बढ़िया बीमार हो मतलब ये समझना चाह रहा हूँ कि आपके इस एरिया में बीमारी फैल जाए कि सारे मेरे पास क्लाइंट बढ़ रहे हैं डॉक्टर साहब के। मैं इस बात को एक और तरीके से समझाता हूँ। जैसे सपोज करो मेरे पास कोई कपल आया कि मेरे बच्चा नहीं हो रहा, तो मैंने उसको रेमेडी दी और उसके बच्चा हो गया, इसका मतलब पॉपुलेशन मैं बढ़वा रहा हूँ मतलब मैं तो नहीं बढ़वा रहा ना, वो तो उसके बेचारे के होना था, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। सेम वे में क्या होता है कि सपोज करो आपके आसपास 5 हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल में मरीज तो आना ही है। अगर सपोज करो इस पूरे इलाके के अंदर 500 मरीज हैं, तो वो सब में 100 जा रहे हैं। ये चाहता है कि मेरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज्यादा, तो मेरे पास 250-300 मरीज आए, यही 500 में से, तो ये वास्तु का काम है। एज आई सेड कि कितनी कैपेसिटी में सेल हो सकती थी, कितनी कैपेसिटी में प्रोडक्शन हो सकती थी, हम तो वहीं तक लेके जा सकते हैं, लोग बीमार नहीं होंगे। बल्कि दूसरी तरफ तो हम रेमेडी दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ का। मैं ही तो कर रहा हूं प्रचार कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ का वास्तु करता हूं, या आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, ये सब बातें हम ही तो कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर्स के केस में मरीज फिक्स हैं, वो आपके हॉस्पिटल में ज्यादा हैं। दूसरा, डॉक्टर्स जो हॉस्पिटल करवाते हैं, कुछ अच्छे डॉक्टर्स हैं ऐसे, और स्पेसिफिकली एक हॉस्पिटल ने हमसे काम करवाया आज तक, जिसने ये बोला कि मैं सेल नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि मेरे हॉस्पिटल में डेथ कम से कम हो। अच्छा, मतलब उसका डेडिकेटेड पर्सपेक्टिव था कि जी मैं नहीं चाहता यहाँ पर डेथ हो, मरीज जाएं, डेथ नहीं होनी चाहिए जी। तो हमने उसके ऊपर काम किया कि आपका ऑपरेशन थिएटर कहाँ होना चाहिए, आईसीयू कहाँ होना चाहिए, कहाँ डॉक्टर बैठना चाहिए, कैसे दवाइयाँ बिकनी चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सपेक्टिव। बीमारी ना होना या होना तो या 150 करोड़ की जनता है, कोई नहीं रोक सकता। मतलब सही बात है भाई, अगर आपका वास्तु टॉप नॉच है, लेट सपोज किसी भी बिजनेस का, जैसे हम कहते हैं चलो हॉस्पिटल ही कह लो, या कोई भी बंदा सपोज वो जुआरी है या सट्टोरिया है, कोई सट्टा खेलता है और उसकी किस्मत में है कि सट्टे का पैसा अच्छा आएगा, बट अल्टीमेटली कर्म खराब है। सपोज कर्म खराब है, इलीगल है, बट वास्तु टॉप नॉच है, किस्मत टॉप नॉच है, तो क्या वो कर्म फिर मैटर नहीं करेंगे? जो भी वो काम कर रहा है वास्तु उसे भी सपोर्ट करेगा? वास्तु जो भी आप काम करते हो उसको सपोर्ट करेगा, आप जो भी काम करते हो। और मैंने शायद हमारे एक पॉडकास्ट में बात भी हुई है कि हमारे पास एक व्यक्ति ऐसा आया भी हुआ है ना, जो भाई टाइप का, जो भी वो ऑफ कैमरा हुई थी। अच्छा, आज ऑन कैमरा बताओ क्या सीन था। तो मतलब ऐसे लोग आते हैं जो गलत इलीगल कामों में होते हैं। देखो, एक पहली बात तो ये, मैं अपने ईश्वर पे बहुत यकीन रखता हूँ, तो मैं अपने ईश्वर को हमेशा ये बात कहता हूँ कि भी मेरे पास उसी व्यक्ति को भेजना, एक तो उसका काम जिसका होना हो, राइट, उसको कभी मत भेजना जिसका काम ही ना होना हो। दूसरी चीज, मैं अपने ईश्वर को ये भी बहुत बोलता हूँ कि मैं जाने अनजाने किसी गलत व्यक्ति के साथ एसोसिएट ना हो जाऊं। अभी भी बहुत सारे लोग आते हैं, मैं नाम तो नहीं ले सकता ऑफ कोर्स, बट हमें भी डर लगता है यार मेरे को इनके साथ काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन एक मूवी आई थी मुंबई अटैक्स के ऊपर, उसके अंदर कसाब का ट्रीटमेंट कर दिया जाता है और लोग उस पर भड़क जाते हैं कि तेरे को इसका ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए था। जब आप एक गद्दी पर हो, आप एक प्रोफेशन पे हो, तो आपका पहला फर्ज बनता है अपने क्लाइंट के लिए काम करना, राइट। आप वहां जजमेंटल नहीं हो सकते। अगर सपोज करो मैंने बोला कि जी मैं तो 21 लाख रुपए की फीस लूंगा, उसने बोला कि मैं दे रहा हूं, उसके बाद मुझे पता लगता है कि वो तो इलीगल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व था, तो क्या मैं मेरी गद्दी छोड़ूं या मैं अपनी इस गद्दी का अपमान करूं? मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसका काम करूं, और ईश्वर ने चाहा तो वो सही रास्ते पर जरूर आएगा। बट टू बी वेरी फ्रैंक, 90% लोग तो गलत ही काम करते हैं ना। मतलब आप किसी के पास भी जाकर देख लो, लोग अच्छा काम कहाँ करते हैं। अगर आपको काम करने से पहले उनके पता लगे तो मैं नहीं लेता केस। नहीं लेते आप? मैं केस नहीं लेता अगर मुझे पहले पता लग रहा है। मेरे पास ऐसे कई लोग नाराज भी हुए हैं आज के टाइम में, पर हम नहीं लेते, फिर अब केस मना कर देने लग गए हैं कि यार अब मैं नहीं ले पाऊंगा। पर ऐसे लोग कम वास्तु फॉलो करते होंगे, नहीं, क्योंकि नहीं, इनका तो हुक बाय क्रुक, तो ऐसा काम है। तो मैं एक बात हूँ, चाहे आप कितने भी बड़े भाई हो, आपको घर में अपनी बीवी के सामने जाना ही है ना, तो वहां पर जाके तो आदमी को वास्तु करवाना पड़ ही जाता है कि शांति बनी रहे घर में। घर सबका घर है। देखो दूसरी बात पता है क्या है, हालांकि मेरा बहुत एसोसिएशन नहीं रहा किसी भी नेगेटिव आदमी के साथ में। चलो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। हम आज फल फ्रूट खाते हैं, हम गेहूं खा रहे हैं, है ना। गेहूं में पेस्टिसाइड है, और क्या वो पेस्टिसाइड नुकसानदायक है? जो बना रहा है वो गलत काम कर रहा है। हाँ, अगर वो ना बनाए
पेस्टिसाइड लगाए तो 90% जनता भूखी मर जाएगी। हमारी जमीन में वो ताकत नहीं है, या हम किसी तरीके से अपग्रेड हो चुके हैं, हमारी जमीनों में आज वो ताकत नहीं थी। तो क्या वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है? भाई फिर तो गलत और सही एक नजरिया है। नजरिया है। फिर अगर ये बंदा मेरे पास आता है कि मेरा पेस्टिसाइड का काम है पंकित भाई और मेरे को वास्तु करवाना है, तो मैं क्या कहूंगा? मैं तो करवाऊंगा। ज्यादा पेस्टिसाइड बनेगा, ज्यादा बिकेगा, ज्यादा फसल खराब होगी, ज्यादा लोग बीमार होंगे। तो वो जो बीमार हो रहा है वो मेरे कारण हो रहा है, किसके कारण हो रहा है? तो जब खुदा ने ही तुम्हें ऐसा बनाया है, ये सृष्टि को ही ऐसा बनाया है कि जिस दिन तुम पैदा होते हो उस दिन ऑपरेशन थिएटर से लेकर हर जगह पर लाखों जीवों को आप मारकर बैठते हो। ये लाइट जो आपकी बनी है, फोन आपके बने, माइक्रोफोन्स बने, कैमरा बने, सब लाखों जीवों को मार के बना है। जब आप गलत सही की परिभाषा में उतरोगे ना तो अपने कर्म को नहीं कर पाओगे। चलो दूसरी चीज हम लेते हैं, आप ही का पॉडकास्ट देख के कोई नेगेटिव आदमी इन्फ्लुएंस हो गया बहुत, मतलब कोई ऐसा मोटिवेशनल पॉडकास्ट रहा हो और उसने, मतलब कोई एक व्यक्ति है जो मोटिवेशनल स्पीकर है, जो बोलता है कि यार हम तो जीवन में जीत जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, और एक नेगेटिव आदमी है जिसकी सोच पॉजिटिव नहीं चलती, उसने उसका नेगेटिव वो देखा और वो मोटिवेट, आज तो मैं 100 कत्ल करके घर पे आऊंगा जी। तुम किसको रिस्पॉन्सिबल कहोगे? फिर तो वो बंदा ही रिस्पॉन्सिबल है जो गलत कर रहा है। यस, कर्म करने वाला व्यक्ति जो है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, ना कि जो दूसरा उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। आप, मैं, हम सभी लोग तो निमित्त मात्र हैं। और जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, जिस दिन आपके घर में वास्तु होता है 90% लोग तो गलत रास्तों से साइड हो जाते हैं, हट जाते हैं, और फिर भी वो कर रहे हैं ना, तो ईश्वर ऐसी ताकत है कि उसको अपने कर्म का फल तुरंत भुगतान करना शुरू कर देती है। मैंने एक और चीज नोट करी है, बहुत पहले की बात है, मैंने अपने ही भाई के लिए उसकी फैक्ट्री का वास्तु किया और विद इन 5 to 6 आवर्स उनका, हमारा ट्रैक्टर था, वो जा रहा था और किसी की नई स्कॉर्पियो को कचरा कर दिया उसने, मतलब बुरा हाल कर दिया। अब मेरे भाई का मेरे पास फोन आया, यार क्या वास्तु किया, ये हो गया, वो हो गया, मैंने तो इससे बढ़िया तो मैं घर पे ही ठीक था, अब तो वो मेरे कलेश भी हो गया, ये भी हो गया, और नई स्कॉर्पियो कौन लेके देगा ये। तो मैंने उसको एक सिंपल सी बात बोली, मैंने कहा वास्तु का काम आपके कर्म को काटना भी है। आज आपने वास्तु कराया, आप सोचते हो कि मैं कल से 1 महीने से 2 महीने 3 महीने से अमीर होना शुरू हो जाऊंगा, पैसा आना शुरू हो जाएगा, तो जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आनी थी वो कुछ 10-15 दिन के अंदर ट्रिगर भी होंगी, वो आपको दिखनी भी शुरू होंगी। तो एक बार शांत रहे, इसको सॉल्व कर, आज से 1 साल बाद हम बात करेंगे क्या होगा। तो 1 साल के बाद आज हम नंबर 1 फैक्ट्री पे बैठे हैं वहां पर, आज हमें कोई टेंशन नहीं। आज वो 10 स्कॉर्पियो भी खराब कर दे तो उसको लग रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब आप इस लेवल पर आ गए। तो इट डिपेंड्स। जैसे आज मुझे काम करते हुए लगभग 8 साल हो गए, तो मैं इसको बड़ी ब्लंटली ये बात बोल सकता हूं, मेरे पास कम से कम 10 ऐसे लोग हैं जो 7 से 10 हजार करोड़ की टर्नओवर पे बैठे हैं, जिनका मैं काम करता हूं या जिनके साथ। जब आपने शुरू करा तब कितने पे थे? तब तो वो बहुत कम पे थे, और लेकिन उनको होना था। मैं अपना पूरा क्रेडिट नहीं ले सकता, उनकी जर्नी, उनकी सोच, उनका सब कुछ, मतलब मैंने 10 सालों में काम तो हजारों लोगों का किया, पर मैं 10 ही गिना पा रहा हूं ना, क्योंकि उनको होना भी था, उनकी मेहनत भी थी, सक्षमता भी थी। 100 करोड़ वाले कम से कम नहीं तो 100-150 लोग होंगे जिनके साथ मैं आज भी उठता बैठता हूं, जिनके साथ मैं काम करता हूं, सब कुछ करता हूं। तो ये लोग कौन है? जिनके साथ हमने कंधे से कंधा मिलाकर चले, जिनको हमने रास्ता दिखाया अपने पर्सपेक्टिव से, भाई बनकर भी बैठे, यार आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। और ना सिर्फ वास्तु, अदर देन भी एक गाइडेंस मिली, क्योंकि मान लो मैं 100 व्यापारियों से मिलता हूं तो वहां से कुछ सीखने को मिल जाता है। मैं तुम्हारे साथ बैठा, मुझे तुम्हारी कोई चीज अच्छी लगी तो मैं बोलूंगा हाँ यार मैंने उनकी वो चीज नोट करी थी, आप भी इनकॉर्पोरेट करो। तो जब आप इस लेवल पर बात करते हो तो आप ये नहीं कह सकते कि कर्म सही है, कर्म गलत है, कर्म कैसा है। आपको सिर्फ अपना कर्म अपने ईश्वर को आराध्य मानते करना चाहिए, और कर सकते हो, और कोई इलाज नहीं है इस बात का। भाई थोड़ी सी ना उसकी बात करते हैं, जैसे अंधविश्वास की बात करते हैं, क्या क्या स्कैम्स चल रहे हैं इस फील्ड में, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो पागल बना रहे हैं। तुमसे ज्यादा कौन जानता है? नहीं भाई, आपसे बेहतर भी कौन नहीं जानता, क्योंकि आप तो देख पा रहे हो, मेरे साथ वाले आपके कलीग्स या जो भी लोग कर रहे हैं। तो क्या क्या चल रहा है, लोग कितने ढोंगी, और मतलब बंदा, ऑडियंस कैसे पहचाने यार ये वाला वास्तु एक्सपर्ट जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, मतलब ऐसी चीज। ऑडियंस सबसे पहले ये तय करे कि क्या वो वास्तु पे यकीन रखती है या वो यकीन रखती है टूने टोटकों पर। क्या वो साइंटिफिक लॉजिक के साथ में बढ़ना चाहती है या वो बढ़ना चाहती है कि कोई किसी ने कुछ भी बोला। सपोज करो मैं आपको ये बात बोलता हूं कि आपको हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए क्योंकि वहां से आपको बल मिलता है, राइट। अब एक व्यक्ति गया, एक दिन गया, वो जाके बोलता है मुझे तो बल नहीं मिला, मुझे तो बल नहीं मिला, मुझे तो बल नहीं मिला। फिर उसने अगले दिन आके शिकायत कर दी, फिर उसने तीसरे दिन करी। तो शायद इस शब्दावली ही गलत थी जिसने व्यक्ति ने बोला। मुझे क्या बोलना चाहिए कि हनुमान जी एक प्रतीकात्मक स्वरूप है, आपको जाने से बल, बुद्धि, विद्या सारी चीजों में तंदुरुस्ती मिलती है, बट इट विल टेक सम टाइम, आपको जाना चाहिए।
पब्लिक क्या चाहती है उस वीडियो, जैसे मैं वो वास्तु कंसल्टेंट नहीं हूं जो इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे मिलियंस ऑफ व्यू के लिए जाना चाहता हूं या जिसके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं। मैं जाना चाहता हूं क्वालिटी के लिए कि भाई इसके पास लोग कम हैं लेकिन नीश है। जब भी ये लोग आप कोई ऐसी वीडियो डालना जिसमें लिखा हुआ है झाड़ू उल्टी टांगने से रातों रात आएगा पैसा, तो जनता खुद भी पागल है जो जा रही है और जाके बोलती है मैं झाड़ू उल्टी टांग के दे। तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये चीजें ऐसे काम नहीं करती। स्कैम्स क्यों होते हैं? हमारा कोर्स यूट्यूब पे फ्री पड़ा है, अब लोगों को लगता है अगर इसका कोर्स फ्री पड़ा है तो हमारा घर कैसे चलेगा। जो वास्तु कंसल्टेंट खुद इनसिक्योर है वो दूसरे को क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा? फिर उसके बाद में कोई भी रेमेडी तुरंत काम नहीं करती। आप ये लिखो, ये मंत्र लगाओ या कुछ भी ऐसी चीजें कर लो या वॉशरूम में खड़े होकर कोई मंत्र का जाप कर लो, ये सब चीजें प्रैक्टिकली गलत है। मतलब इन सब से कुछ भी नहीं होता। आपको ये जानना पड़ेगा कि आपकी प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी क्या है। क्या कोई एस्ट्रोलॉजर आपके पास्ट के बारे में कुछ सही बता पाया? क्या वो आपके प्रेजेंट के बारे में कुछ सही बता पाया? तो शायद वो आपका फ्यूचर जानता है। और पास्ट का मतलब ना तुक्का नहीं होता। जैसे तुक्का क्या होता है, यार आपके ना रिलेशनशिप रहे होंगे 2-3, एक आधी बार ब्रेकअप हुआ होगा, 1-2 बार आपका पक्का दिल टूटा होगा और पैसा थोड़ा सा ना रुक रुक के आता है। आप कहोगे हाँ यार ये तो पहचान गया। ये तो कॉमन है ना, कॉमन चीज है। आपकी मम्मी के घुटने में दर्द दर्द रहता होगा। दादी का सर दर्द होता होगा। जब तक आप इस तरीके से प्रिडिक्शन कर रहे हो तब तक ये प्रिडिक्शन गलत है। आप इस तरीके से बोलो कि भाई मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, मैं साफ बोलता हूं ये बात कि हर व्यक्ति को कुदरत ने एक शफा दी है। मेरी शफा वास्तु है, ठीक है, मेरे को एस्ट्रोलॉजी आती है पर मेरी वो शफा नहीं है। प्रॉब्लम विद द न्यू कंसल्टेंट्स आर कि वो आज टैरो कर रहे हैं, कल पामेस्ट्री कर रहे हैं, परसों वो रुद्राक्ष बेच रहे हैं, अगले दिन वो वास्तु भी कर रहे हैं। मतलब कुछ भी करने में कहीं ना कहीं से गिर जाए। जब भी कोई कंसल्टेंट आपको एक से ज्यादा मोडेलिटीज में मिल रहा है, दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं गलत तो है, राइट? उसके पास वो शफा नहीं है। दूसरी चीज, एस्ट्रोलॉजर के पास आप गए, उसने आपसे पैसे लिए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 51,000, 1 लाख, जो लिया, आपकी श्रद्धा थी, आपने दिया, उसने जो लेना था लिया। आपको विश्वास हो तो रेमेडी करो, नहीं तो मत करो। दूसरी चीज, उससे लिखित में ले लो ना कि भाई साहब मेरा क्या बेनिफिट होगा, कि रिजल्ट आएंगे रिजल्ट आएंगे कि नहीं आएंगे। जब वो व्यक्ति के अंदर ये कॉन्फिडेंस होगा कि मैं लिखित में देता हूं आपको, तो वो अपने आप करेगा ना। उसको पता होगा कि वो गलत कर रहा है कि सही कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है, जैसे मेरे पास फोन आता है किसी का, अभी लुधियाना में किसी का घर बन रहा है, बहुत अच्छे जानकार हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, अपने घर पे 15 करोड़ रुपए लगाएंगे। अब मेरे से फीस पूछते हैं, मैं बोलता 31 लाख रुपए से नीचे मैं तो काम करूंगा नहीं। अब वो कहता है 31 लाख रुपए फॉर वास्तु? नहीं, 31 लाख तेरे घर को सही बनाने के लिए, तेरे जीवन को सही बनाने के लिए, तू गलतियां ना कर दे इसके लिए, तेरे घर में कोई बीमार ना हो इसके लिए, तेरा बिजनेस अच्छा चले इसके लिए, और लाइफ टाइम साथ देने के लिए। प्रॉब्लम क्या है, वो फिर 31,000 के पास जाएंगे, फिर वो कोई पिरामिड लगवा देगा, कुछ प्रॉब्लम कर देगा। तो यहां से स्कैम पैदा करने वाली खुद जनता है। सबसे बड़ा स्कैम क्या है वास्तु में? लोग आपको मिलेंगे, वो 2 मशीन लेके घूमते हैं। हाँ, ऑरा स्कैनर। अरे यार मैं ओपन चैलेंज करता हूं, फिर आओ मेरे साथ बैठो, करके दिखाओ स्कैन, किसी में भी दम हो, मेरे बारे में एक चीज बता दो और मैं आपको फिर एक चैलेंज करता हूं। आप वो इंस्ट्रूमेंट ही कह रहे हो कि बेकार है? अरे बेकार, ऐसा कुछ किसी काम का नहीं है। 15,000 5-7 हज़ार की मशीन आती है, 15,000 में बेचने के लिए काम होता है। आप कोर्स लॉन्च कर दो 99 रुपए का, वहां दिखा दो, फिर खरीदने के लिए 15,000 का वो आएगा आदमी। कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूं कि मैं आपको एक ओपन लैंड में लेके चलता हूं, मैं बिना मशीन के चलूंगा, मैं आपको बता दूंगा धरती के नीचे कहां पर क्या है, वो मशीन लेके बता के दिखाएं। जब भगवान ने आपको शरीर दिया है, भगवान ने आपको स्वर विज्ञान दिया है, भगवान ने आपको ताकत दी है, तो आप क्यों नहीं बता पा रहे? फिर आपको क्या जरूरत है उनकी? पर आप वो लेकर घूम रहे। मजे की बात यह है कि लोगों को उसमें बहुत अच्छा लगता है। जब मेरे को थोड़े दिन पहले एक मेरा भाई है, उसने बोला कि यार मैंने किसी को बुलाया था, कुदरती आगे वो मेडिटेशन वगैरह करते थे, वो हमारे घर के बीच में है कि आपके घर में नेगेटिविटी बहुत है। यार ये तो बहुत कॉमन टर्म है ना कि आपके घर में नेगेटिविटी बहुत है, आपके घर में हर हफ्ते में एक बार कलेश होता होगा, ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज है। फिर उसने क्या किया कि चलो मैं देखता हूँ, यहाँ देखो इस एरिया में बड़ा नेगेटिव है, तो घर में एक आदमी तो बोल ही देगा कि ये एरिया बड़ा नेगेटिव है, ठीक है ना। जहां पर कोई अंधेरा सा दिख रहा है, कचरा बड़ा, तुम जाके बोल दो कि एरिया बड़ा नेगेटिव है। तो ये सारे स्कैम्स ही हैं। और ये क्यों होते हैं? क्योंकि कस्टमर भी डिमांड करता है। इसमें तो भाई जी फिर वो बंदे ज्यादा बेटर रह गए जो बिल्कुल मानते नहीं है इन चीजों में, क्योंकि वो स्कैम में नहीं फंस रहे। क्योंकि जो बंदा एथेस्ट है वो नहीं मानता इन चीजों में कि वास्तु वर्क करता है या कुछ वर्क करता है, वो अपनी साइंस लेके चल रहा है कि मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ। ब्लड टेस्ट कराया कभी? ब्लड टेस्ट कराया हुआ है। कराया हुआ है ना।
और जब आप सारे ब्लड टेस्ट कराते हो, सारे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं आपको जेन्युइन मिलती हैं। भरोसा तो है, भरोसा है ना, भरोसा ही है। भरोसा ही करना पड़ता आप किसी अच्छे डॉक्टर से जाके बैठ के पूछना, वो बोलेगा जितने भी 900 रुपए में अनलिमिटेड टेस्ट आ रहे हैं ये ज्यादातर फेक हैं, राइट। मुझे इतना ओपनली नहीं बोलना चाहिए, बट ऐसा डॉक्टर बोलते हैं, राइट। तो आपने टेस्ट करा लिया, क्या एक व्यक्ति वो सेफ है अपने घर में जो बैठा है, जो टेस्ट ही नहीं करा रहा, वगैरह होगी बीमारी होगी, लेकिन डॉक्टर तो स्कैमर्स हैं इसलिए मैं जाता ही नहीं। नहीं, सेफ है। स्कैमर्स हैं, लेकिन स्कैमर्स को पैदा करने वाले इन एनी फील्ड भी लोग ही हैं। मैं उस डॉक्टर के पास जाना पसंद करता हूं जो डॉक्टर दवाई कम लिखता है, कंसल्टेशन चार्ज ज्यादा लेता है। लेकिन हम ही वो लोग हैं जो ऐसे डॉक्टर के पास ज्यादा जाना पसंद करते हैं जो इंजेक्शन जब तक ना लगा दे आपको मजा ही नहीं आता कि यार इसने तो कुछ किया ही नहीं। तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि वो स्कैमर्स हैं, तुम थोड़ा सा तो देखो कि वो कर क्या रहा है। ऐसे मशीनों में दम नहीं है। चलो मैं एक और बात बोलता हूं, जब आप किसी वास्तु कंसल्टेंट से मिलो, जब उससे आप फोन पे बात कर रहे हो, उसको ये बोलो कि सर आप मेरे घर के बारे में एक चीज फोन पे बता दो, एक चीज, कि मेरे घर में कोई भी एक टॉयलेट कौन सी दिशा में बना हुआ है, बिना किसी बात किए। पूछ सकते हो ना, पर ये बिना तो कोई मतलब बात जाने। वैसे मतलब कैसे बता देगा? आप बताओ मेरे घर में कहाँ है। मतलब मैं तो नहीं बताऊंगा, बट अगर कोई वैसे कोई बता ही नहीं सकता। अगर कोई मैं बता सकता हूँ। आप हजारों की भीड़ में लोगों को खड़ा करो, मेरे साथ चलो, जितने भी ओपन कोर्सेज होते हैं वहां चलो, मैं बता दूंगा। जो पूछेगा, मतलब मैं और भी बहुत कुछ बता दूंगा। नाम जाने बिना नाम जाने। और इसके पीछे साइंस है। मेरे पास कोई ताकत नहीं है जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। इसके पीछे एक साइंस है, उसके पीछे एक बॉडी लैंग्वेज है, उसके पीछे उनका प्रॉब्लम्स हैं। सपोज करो कोई व्यक्ति मेरे को बोलता है कि मेरी ये प्रॉब्लम है, तो मैं तुरंत बता दूंगा तेरे घर में यहाँ पर ये दिक्कत है। अच्छा, तो पहले आप जानोगे क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम से विदाउट प्रॉब्लम भी बता दूंगा। अच्छा, अगर कोई खड़ा होगा तो मैं ये भी बता सकता हूँ कि तुम्हारे घर में यहाँ पर ये चीज है। मैं इसको क्यों प्रैक्टिस नहीं करता? क्योंकि लोगों को ये लगने लगता है कि आप डरा कर पैसा ले रहे हो, इसलिए मैं तो इसकी बाबा प्रैक्टिस। हाँ, ये तो बाबा हैं, या आप डरा कर पैसा ले रहे हो। सपोज करो मैं ट्रेन में गया या मैं फ्लाइट में गया, किसी ने मेरे को बोला क्या, मेरे तो बहुत पहले एक बार हुआ, एक सेलिब्रिटी मेरे साथ बैठे थे, उन्होंने बोला मेरे बारे में कुछ बताओ, मैंने बता दिया। भारती बैठी थी एक बार, उसको हमने बहुत कुछ बताया। तो सारी चीजें होती हैं, लेकिन मैं कभी भी किसी को वहम में डालकर पैसा नहीं ले सकता, है ना। भारती से हमारी बात होती है, अच्छी दोस्त हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन मैं कभी उसको ये नहीं बोलूंगा यार तेरे साथ लाइफ में ये गलत होने वाला है इसलिए तू मुझे बुला ले। ये तो बहुत गलत है ना। मैं ये प्रैक्टिस इसलिए नहीं करता। और ये चीज आप कर सकते हो, आप अपने कंसल्टेंट को फोन लगाओ कि भाई साहब पहले तो ये बताओ मेरी लाइफ में ये 4 प्रॉब्लम है, कितनी प्रॉब्लम कितने टाइम में सॉल्व होंगी, नंबर 1, राइट। क्या होंगी भी कि नहीं होंगी। सपोज करो मेरे पास आप आए और मेरे से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, तो मैं आपको बोलूंगा यार दीपक भाई मेरे से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, आपको उचित लगे तो करवाओ, लेकिन बाकी 3 तो मैं कर ही दूंगा, राइट। जैसे हमारे पास थोड़े टाइम पहले केस आया, तो एक लेडी थी, उनकी उम्र 60 साल की हो गई थी, तो वो हमारे पास आई कि थी मेरी शादी नहीं हो रही, लेकिन उम्र उनकी 55-60 के आसपास थी, और वो अकेली भी थी, उनकी डिमांड भी थी, ठीक है, उनको कोई हमसफर चाहिए भी था। तो मैंने केस भी लिया, पर मैंने अपनी टीम को उसी दिन बोल दिया मैं केस इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वो मेरी इज्जत करती है, लेकिन ये फीस उनकी वापस जाएगी, और हमने वापस कर दी। ये ऑथेंटिसिटी है कि आप यार किसी को खराब नहीं कर रहे। यहां लोग क्या करते हैं, आपसे कंसल्टेशन फीस लेंगे 1100 रुपए, लेकिन आपको सामान इतना लगा देंगे, बोल देंगे तो भी आपके घर में लगा, हम क्या करें। चूज करना आपके हाथ में है कि कंसल्टेंट जो है वो जेन्युइन है, नॉन जेन्युइन है। आप किसी की भी 10, 20, 50 वीडियो देखो, वो क्या बताता है उसको अपने घर में अप्लाई करो। आपको मुनाफा हो रहा है तो आप जाओ, नहीं तो मत जाओ। भाई एक चीज बताओ, जैसे किसी ने किसी को कंसल्ट किया और उसके घर में भारी नुकसान हो गया उस चीज़ की वजह से, या कुछ हो गया, उसने मेजर चेंज किया, तो आप कुछ ऐसा बता सकते हो, अगर ये आप बता सकते हो कि आदमी एकदम से ठीक कर पाए वो चीज़, या फिर ऐसा कुछ है कि आपको कम। यार इट डिपेंड्स कि जिस भी व्यक्ति ने किया है उसने एक तो क्या क्या चीजें करी हैं और नुकसान क्या हुआ। जैसे मैंने एक चीज और बोली, कई बार ये भी हो सकता है कि आपने कोई उपाय किया और एकदम से प्रॉब्लम आपको 1-8 महीने में दिखने लगी, जो आपकी लॉन्ग रन में आनी थी और भी बड़ी। ये एक कॉमन बात है, इसमें कोई भी कर रहा है वो गलत नहीं होगा शायद, राइट। सपोज करो कि मैंने किसी के घर में काम किया और किसी भी व्यक्ति ने किसी के घर में काम किया, उसके घर में 10-15 दिन में एकदम से कोई मेजर प्रॉब्लम आ गई, शेयर मार्केट में पैसा डूब गया, तो वो इंडिकेट ये करता है कि आपकी कुंडली, आपकी वास्तु इसको इजाजत नहीं देती, आपको यहीं स्टॉप करना चाहिए था। चूज द राइट वे टू अर्न मनी। लोग इसको गलत वे में ले लेते हैं कि एकदम से नुकसान हो गया, ये गलत हो गया, क्योंकि वो वास्तु चाहता ही नहीं कि आप उस तरीके से काम करो कभी भी। वो चीज आपके लिए सही नहीं है, वो चीज आपके लिए सही नहीं थी, इसलिए वो आपको हुआ। जैसे मान लो सपोज करो, कई लोग ये भी बोलते हैं कि हमारे घर में कैंसर था, मैंने आपकी वीडियो देखी, हमने टॉयलेट सीट हटाई, लेकिन कैंसर सही नहीं हुआ। हम किसी की जीवन नहीं बचा सकते, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो आपको 100% चांसेस हैं कि आपको कैंसर होगा, आपको बच लेना चाहिए वक्त के साथ में। अच्छा,
भाई देखो, जब हम बात करते हैं, आपसे भी बात करते हैं, तो चीज़ें समझ में आती है कि चीज़ें कस्टमाइज्ड होती हैं। हर किसी की एस्ट्रोलॉजी अलग है, हर किसी पे वास्तु अलग काम करेगा, हर किसी के प्रोफेशन के हिसाब से उसके लिए वास्तु किया जाता है कस्टमाइज्ड, उसके फैमिली मेम्बर के लिए, उसकी कुंडली देख के। तो ये जनहित में जारी चीज़ें कैसे आ जाती हैं भाई, कि मतलब जनरलाइज कैसे कर सकते हैं फिर हम इसे? कुछ चीजें फिक्स ही होती हैं हर साइंस की। जैसे डायरेक्शन फिक्स है, नॉर्थ का एट्रीब्यूट फिक्स है, ईस्ट का फिक्स है, साउथ का फिक्स है, वेस्ट का फिक्स है, तो ये हमेशा फिक्स ही रहेगा। जैसे नॉर्थ में टॉयलेट होने से अपॉर्चुनिटी की, जॉब की प्रॉब्लम सबको ही आएगी, चाहे कितना ही स्ट्रॉन्ग चार्ट एस्ट्रोलॉजी कितना भी का चार्ट अच्छा हो, कितना भी अच्छा चार्ट हो, वो प्रॉब्लम सबको आएगी। कंपैरिजन हो सकता है कि एक आदमी को प्रॉब्लम आ रही है कि उसकी 10,000 की जॉब भी नहीं लग पा रही, लेकिन एक आदमी है उसकी जॉब तो है लेकिन अच्छी जॉब नहीं लग पा रही। ये डिफरेंस आता है। सपोज करो मेरे घर के नॉर्थ में टॉयलेट है और मेरे फादर एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो उनको लगा कि ठीक है ना, लाइफ तो चल ही रही है, अब क्या हो सकता है। लेकिन ऑल ऑफ सडन उनको पता लगता है कि जो उनके दोस्त थे वो तो काफी आगे निकल चुके हैं। तो आपको ये काफी टाइम के बाद समझ में आता है। जैसे एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन क्या है, मैंने किसी की वीडियो में सुना कि अगर आपके प्लैनेट अच्छे हैं तो नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट आपको कोई नुकसान नहीं देती। राइट, चलो मैं इस बात पे पर्दा डालता हूं। मैं कहता हूं कि चलो ठीक है, अच्छी बात कही बंदे ने। आपके घर में 5 लोग हैं, 5 में से एक के प्लैनेट वीक है, उसको अगर कैंसर हो गया तो यू आर हैप्पी? नहीं होना। तो इसलिए जनहित में जारी है कि जब हम वास्तु करते हैं तो एक आदमी के लिए नहीं कर रहे, पूरी फैमिली के लिए कर रहे हो। जब मैं ये कहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हो सकता है एक आदमी को नुकसान ना दे, लेकिन आपके घर में तो 5 और लोग हैं। अब ये सब बातें पता है क्यों आती हैं, कस्टमाइजेशन वाली, क्यों ऐसा होता है कि ये इंडिविजुअल होना चाहिए, ताकि मैं ये बता सकूं कि अगर आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो मेरे पास इस चीज का इलाज है। पहले मेरे से कुंडलियां तो दिखवा लो। जब मैं ये बात बोलता हूं कि चाहे कुंडली हो चाहे ना हो, यू शुड गो एंड रिमूव दैट टॉयलेट सीट, तो मैं ये कह रहा हूं कि मेरे से कंसल्टेशन लेने की जरूरत भी नहीं है, आप जाओ और उसको हटा दो। प्रॉब्लम ये पता है कब आती है कि यार उन्होंने एस्ट्रो वास्तु नहीं किया था, उन्होंने निम्रो, मैं भी करता हूं एस्ट्रो वास्तु निम्रो वास्तु। उसका मतलब ये नहीं होता कि मैं किसी को ये बोल रहा हूं कि मेरे पास साउथ वेस्ट की एंट्रीज का इलाज है, क्योंकि उस घर में रहने वाले मल्टीपल लोग हैं। एक आदमी को हो सकता है नुकसान ना दे, बाकी 5 का क्या करोगे? इन दी एंड तो घूम के आप वहीं आओगे ना कि यार ये तो गलत है, फिर आपको नहीं करना चाहिए था। इसलिए आप जनहित में जारी बात करते। फॉर एग्जांपल, आप किसी की कुंडली में देख लो कि जी इसको कभी बीमारी नहीं होनी, और आप उसको ये सलाह दे दो कि ताउम्र सिगरेट पी, ये कोई सही बात है? आप तो यही कहोगे ना, नहीं पीनी चाहिए। कोई डॉक्टर ये बात बोल रहा हो कि भैया दारू पीने से कुछ नहीं होता जी, आजकल तो बहुत सारी रील चल रही है इस तरीके की, दारू पीने से कुछ नहीं होता, तेल खाने से कुछ नहीं होता, और वो बंदा अनलिमिटेड खाने लग गया। तो जरूरी नहीं है कि 100 के 100 को हुआ, पर अगर 2 को भी हुआ तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसलिए कुछ चीजें जनहित में कही जाती है कि नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट भी यार रिस्पॉन्सिबल है, आप उसको हटा दो। ना मेरा प्लम्बिंग का काम है, ना मैं सीटें बेचता हूं, ना मेरे को कोई रेमेडी से मतलब है, आप उसको हटा लो, आप ही की प्रॉब्लम है। और लोग पता क्या कहते हैं कि आप तो जनता को डरा रहे हो। भाई मेरा कोई हित ही नहीं है। मैं आपको ये भी नहीं कह रहा कि अगर नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट का, साउथ वेस्ट के गेट का हमारे पास कोई केस आता है, मैं केस ही नहीं लेता। मैं साफ बोलता हूं, मुझे कोई 21 लाख 31 लाख नहीं चाहिए भैया। मेरे को आप उन्हीं झंडुओं से करा लो जो जाके आपके घर में पिरामिड लगाएंगे, और आप 1.5 साल बाद मेरे पास ही आओगे। और क्योंकि इस चीज का इलाज नहीं था, और ये कोई घमंड नहीं है, ऑथेंटिसिटी की बात है यार, मान जाओ, बाकी तो आपकी इच्छा है। अच्छा भाई, वैसे देखा जाए बीइंग अ वास्तु एक्सपर्ट, इन दी एंड आपको चाहिए तो क्लाइंट से कि मेरे पास ज़्यादा प्रीमियम लोग आए। हाँ। और अभी आपने ऑफ कैमरा बताया कि आपके पास ऑफर भी आया था बिग बॉस का। अगर आप वहाँ पे जाते तो आप मतलब टीवी पे दिख रहे हो और आपके पास तो मासेस आते हैं, तो आपने वो ऑप्ट क्यों नहीं करा, गए क्यों नहीं, आपने प्लान क्यों नहीं करा? मेरे को समझ नहीं आया, मतलब मेरे लिए बहुत नया था कि पता नहीं, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बिग बॉस में जाऊंगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं वहां जाता तो मुझे ऐसा फील हुआ कि पता नहीं जिस तरीके की इमेज हमारी है वो इमेज उस तरीके की निखर कर आएगी कि नहीं आएगी। वहां पर कोई आपको अपशब्द बोल दे, कुछ बोल दे, पता नहीं आप क्या रिएक्ट कर जाओ। और जो लोग मुझे मानते हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे प्यार करते हैं, उनको ये बात कैसी फील हो जाए, और फिर अंदर का जो आचार्य पंकित गोयल की जगह पंकित है वो जाग जाए, और फिर कहीं जाकर हम कलेश कर लें, फिर लगे यार ये तो आदमी वो है ही नहीं, है ना। मतलब, और थोड़ा सा क्या है कि अब तो फिर भी हम सभ्य हो गए, मतलब पहले तो नहीं थे। अब वो वाला अगर हकीकत सामने आ गई तो लोगों को लगा ये तो है ही नहीं। और फिर लोग ना इस चीज को हिंदुत्व से, इन सब चीजों से जोड़ देते हैं, अरे इसने तो गाली निकाल दी, इसने तो ये सब आदमी अंदर तो ये धार्मिक बात करने वाला बंदा ये बात भी कर रहा है, ये बात भी कर रहा है, हाँ ये बात भी कर रहा है। मान के चलो कोई वहां पर नॉनवेज खा रहा है और मैं साथ में बैठा, अरे यार देखना ये तो साथ में बैठा है, तो वहां की क्या बात कहां पहुंच जाए। एक तो ये, दूसरी चीज हमें ऐसा लगा, अभी टीम को ऐसा लगा कि दिस इज नॉट द राइट टाइम जब आपको जाना चाहिए। एक तो जितने लोग वास्तु को जानते हैं वो मुझे जानते हैं, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मेरा मानना है। वहां जाने के बाद कुछ लोगों ने मुझे कहा, इंडस्ट्री के लोगों ने, मैंने फोन करके पूछा कि भाई जाऊं कि ना जाऊं, तो उन्होंने बात बोली कि भाई वहां तो अभी के लिए वो लोग जाते हैं जिनका करियर
डाउन है, तो आप तो अपने करियर के पीक पे चल रहे हो, तो आपको जाने की वैसे कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे खूब सारे विचार विमर्श आए, तो मुझे लगा कि एक बार तो नहीं जाना चाहिए। क्योंकि पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं ये कैटेगरी ओपन हो चुकी है कि एक आएगा एस्ट्रोलॉजर या वास्तु या कुछ आएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हमें उससे मेन बिग बॉस से ऑफर आया था, जो शायद टीवी पे जो आता है उससे आया था, और अभी नहीं लगा मुझे कि जाना चाहिए। वैसे टीवी शोज में यही एक शो है जो चल रहा है, और शो कोई नहीं चलता टीवी पे। लोगों को कलेश देखने में बड़ा मजा आता भाई है। वो सेट भी वास्तु के हिसाब से बनाते हैं, क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी, वास्तु के साथ वो बोला भी है, सलमान खान ने बहुत बार बोला है ना। आपने कुछ देखा, मतलब आपने कुछ देख पाए? मैंने नहीं देखा, हमने सुना नहीं कभी, लेकिन गौर नहीं किया। लेकिन वो है कपिल शर्मा का सेट काफी हद तक वास्तु के अनुसार होता है। हाँ, और इनका होता है, रोहित शेट्टी का काफी जगह पे मैंने देखा है, उनका काफी, उसने बोला भी है कि मैं वास्तु के अनुसार। किससे करवाते हैं आई डोंट नो, बट लेकिन वो करवाते हैं। भाई बॉलीवुड में हमने न्यूमेरोलॉजी का ज्यादा सुना है कि नाम में अक्षर ऐड करना। यार बॉलीवुड वाले फ्री कंसल्टेशन ढूंढते हैं, ठीक है ना। अब वो फ्री कंसल्टेशन के नाम पे बहुत आसान है नाम को सही करना, और सामने वाला व्यक्ति बोल भी देगा। मान लो मैंने दबंग 3 में 3 एक्स्ट्रा लगा दिया, तो मैं भी कोट कर दूंगा किसी वीडियो में बैठ के कि दबंग 3 की मैं इसलिए चलिए क्योंकि मैंने 3 एक्स्ट्रा लगाया है, तो मेरे पास 100 ग्राहक और आ गए, 1100 वाले, 11,000 वाले। एक तो ये कारण है। दूसरा, टू बी वेरी फ्रैंक, नॉट ऑल बॉलीवुड, 90% बॉलीवुड तो फ्री की कंसल्टेशन जाता है। हमारे पास फोन आता है तो हम सीधा बोलते हैं भाई 21 लाख रुपए से स्टार्ट है, तो वो कहते हैं भैया थैंक यू। तो ये भी रीजन है, पर करवाते तो वो भाई मैंने आपके मुंह से 11 लाख, 21 और 31 तीनों सुन लिया। मैं चाहता हूँ आप ऑडियंस के लिए क्लियर कर दो फीस स्ट्रक्चर अपना। देखो एक्चुअली फीस मेरी स्टार्ट होती है घर के लिए 12 लाख रुपए। घर के लिए? घर के लिए उसमें क्या घर का साइज डिपेंड करता नहीं, है या? मतलब मिनिमम 12 लाख रुपए तो फीस है। आपका फ्लैट है, आपकी कोठी है, आपके 12 लाख रुपए, तो अगर आपको मिलना है, बात करनी है, तो आपके लगेंगे। और ये नेगोशिएबल होती है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं होती। 12 लाख से नीचे कोई नेगोशिएशन नहीं है, नहीं। फिर उसके बाद 17 लाख तक घर की फीस जाती है, डिपेंड कि वो नया बन रहा है, पुराना बन रहा है, देश कौन सा है। इंडिया के लिए ये वैलिड है, अगर बाहर है तो ऑफ कोर्स। बाहर है तो टिकट्स, बिजनेस क्लास तो फिर हैं, टिकट्स तो हैं, टिकट्स, होटल, पैसा, रात की पार्टी, ये सारी चीजें इंक्लूडेड रहती हैं ऑफ कोर्स। और देखो मैं एक और बात मानता हूँ कि अगर आपको ईश्वर दे रहा है तो आपको खूब लेना चाहिए। मतलब क्लाइंट आपके लिए ईश्वर ही होता है ना, तो वो दे रहा है, आपको ले लेना चाहिए। तो हम फॉरेन में जाते हैं तो थोड़ी सी ज्यादा फीस है, 21 लाख रुपए फैक्ट्री की फीस शुरू होती है। अच्छा। और 12 से 21 के आसपास ही ऑफिस कितना बड़ा है वो कमर्शियल चार्जेस होते हैं। अब कोई नई फैक्ट्री लगा रहा है, कितनी बड़ी लगा रहा है, तो उसमें चार्जेस बहुत जाते हैं यार, मजा भी आता है लेने में। आपने बताया कि आप ऑनलाइन भी कर देते हो ट्रीट। ऑनलाइन फैक्ट्रीज नहीं करते, घर कर देते हैं। उसकी फीस अलग है? ऑनलाइन की कम है, ऑनलाइन के 8 लाख रुपए से शुरू है। पर ऑनलाइन में हम 100% गारंटी नहीं लेते, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं देखी। नया घर बन रहा है फिर भी हम गारंटी ले लेंगे, लेकिन एग्जिस्टिंग घर है तो ऑनलाइन में गारंटी नहीं ले पाऊंगा। अच्छा भाई, मेरे को एक चीज़ बताओ, कोई इंसान आपको 12 लाख दे रहा है और आप गारंटी भी लेते हो कि मैं आपको रिजल्ट्स दूंगा, नहीं तो मैं आपको फीस वापस करूंगा, तो क्या, मतलब आपसे भी पूछ रहा हूँ मैं और आपके प्रोफेशन में भी पूछ रहा हूँ, क्या आप लोग ऐसी रेमेडीज करते हो जिसकी वैलिडिटी होती है कि 6 महीने बाद आपको दोबारा कॉल आएगा भाई अब ये चल रहा है, या फिर वो लाइफ टाइम वाली रेमेडीज होती है? जो फीस है वो लाइफ टाइम है, मैं कभी दोबारा चार्ज, मैं अपने आज तक एक क्लाइंट से एक प्रोजेक्ट में मैंने दोबारा पैसा चार्ज नहीं किया। ऐसे भी क्लाइंट आज तक हैं जो जिनका मैंने कभी 51,000 रुपए लिए थे, आज तक मैं उनको ज्यादा दे चुका हूं, मतलब अपने घर से लगा चुका हूं। अच्छा। हाँ, ऐसे बहुत क्लाइंट हैं, बहुत क्लाइंट तो जिनके मैंने कभी 51,000। अभी हाल फिलहाल में चंडीगढ़ गया, बहुत अच्छे मेरे क्लाइंट हैं, उनकी फैक्ट्री में कुछ प्रॉब्लम हुई और 3 साल बाद उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गया, उन्होंने उससे पहले मेरी टीम से फोन करके रेट पूछ लिए, हम चले गए, उन्होंने फिर पीछे बोला पंकित भाई आपको बुलाना है, मैं चला गया, मैंने उनका पूरा वास्तु किया। जब मैं वहां से आ रहा था तब उनका मेरे पास फोन आया कि पंकित भाई आपकी मैं फीस, मैंने टीम से पूछ ली थी, मैं आपकी फीस डाल दूं। मैंने कहा नहीं जी, सवाल ही नहीं पैदा होता, मैंने उस वक्त आपसे 1.25 लाख रुपए लिए थे, मैं उस वक्त इसी व्यक्ति था, अब इस फैक्ट्री के लिए मैं आपसे कभी पैसे चार्ज नहीं करूंगा। अच्छा। हाँ। एक प्रोजेक्ट एक घर मैं नहीं कर, अगर नहीं खोल रहे हैं वो, हाँ फिर मैं ज्यादा नई लोकेशन पे जाएं फिर ज्यादा भरोसा भी हो गया ना। सही बात। सपोज करो कि मैं आपके पास आया तब आपकी एक फैक्ट्री थी, ठीक है, अब आप दूसरी लगा रहे हो, इसका मतलब आपने ग्रोथ ली है, अब आपका मेरे पे फेथ भी है, फिर मैं आपको लाइफ टाइम देने निकला हूं, तो फिर मैं पैसे तो चार्ज करूंगा ही। सेकंड पे तो बहुत, मतलब एग्जिस्टिंग क्लाइंट होगा, सेकंड प्रोजेक्ट होगा तो वो दुनिया से ज्यादा पैसा देगा। हाँ भाई, जैसे अभी बॉलीवुड की बात हो रही थी, तो जैसे शाहरुख खान के जो बेटे हैं, तो उनके ऊपर बड़ा केस चला, फंसे, और जैसे सिद्धू मूसेवाला की भी अगर बात करें तो गन शॉट से मर्डर हुआ, तो
ऐसा सब मतलब घर में क्या गलत होता है दोष कि होते ऐसा हैं। हो जाता है? जैसे सिद्धू मूसेवाला का, मैं कभी गया नहीं हूँ, पर मैंने उसके घर के बारे में जो देखा, सुना, सर्च किया, तो उनके घर के साउथ वेस्ट में एक तो गड्ढा है जो कि बहुत नुकसानदायक होता है। उनकी एंट्री भी साउथ वेस्ट की निकल रही है, जितना मैं गूगल पे देख पाया। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है। साउथ वेस्ट की एंट्री मैं ओपनली बोलता हूँ सबको कि कभी नहीं होनी चाहिए, बहुत गलत है। ये डायरेक्टली मर्डर हो जाएगा, डेथ हो जाएगी, ये तो खैर नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी एक नेगेटिव एंट्रेंस आपको मिलती है। शाहरुख खान साहब के घर के की कुछ बहुत अच्छी खासियत है। नंबर 1 की उनके जो साउथ में बिल्डिंग है वो बहुत बड़ी है, जो कि प्लस पॉइंट है। उनके नॉर्थ से वेस्ट में जाता हुआ पानी है, उनके ईस्ट में पूरा एक ग्रीन बेल्ट है बहुत खूबसूरत, और उनका कॉर्नर होते हुए भी जो गली उनकी जा रही है वो पर्सनल गली है, मतलब उनका टेक्निकल कॉर्नर नहीं है, वो एक पर्सनल गली जाती है। लेकिन उनके घर की एक एंट्री है जो उनके बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव देती है। उनके घर की 2 एंट्री हैं, आप अगर कभी गए हो, एक तो मेन जो समुद्र के सामने दिखती है, एक गली में जाकर एंट्री है। वो जो एंट्री है वो नेगेटिव एंट्रेंस बनती है, उनके अकॉर्डिंगली वो नॉर्थ ईस्ट की होगी। उनको किसी ने पक्का गाइड किया होगा ये नॉर्थ ईस्ट की एंट्री है, पर वो नहीं है। तो उसकी वजह से नेगेटिव इंपैक्ट कह सकते हैं, बच्चों को नेगेटिव इंपैक्ट देती है, पक्का देती है जी। हाँ, वो बच्चों को नेगेटिव इंपैक्ट का मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा वाकई में गलत है, उसके करियर में, उसकी लाइफ में उसको वो प्रॉब्लम देती है, जितना मैं देख पाया। मुझे अभी तक बुलाया तो नहीं है जी, सच की बात तो यही है। अच्छा भाई, एक चीज़ और, जैसे कोर्ट केस की बात चल रही है, तो जैसे सपोज कोई इंसान कोर्ट केस में फंस गया, अब उसके चार्ट में था या उसके घर पे कोई ऐसी चीज़ रखी थी जिसकी वजह से वो कोर्ट केस में फंस गया। अब गिल्टी नॉन गिल्टी चलो वो बाद की बात है, पर मान के चलते हैं नॉन गिल्टी है, बिना किसी रीज़न से फंस गया, तो अगर हम वो वास्तु के अकॉर्डिंग चीज़ करेक्ट कर दें या रेमेडी कर दें या जो भी कर दें, तो कितने दिन में रिजल्ट दे देती है कि बंदा वापस आ ही जाए या कुछ भी? मतलब कोर्ट केस के केस में ये आप 100% नहीं कह सकते कि कितने दिन लगेंगे। अच्छा, हाँ, 100% नहीं कह सकते, उसके बहुत सारे रीजन है यार। हमारी गवर्नमेंट भी है, कब डेट आती है कब नहीं आती, लेकिन हाँ आपको सपोर्ट बहुत मिल जाता है। अगेन उसकी एस्ट्रोलॉजी और उसका वास्तु दोनों देखने पड़ेंगे। मैं आंख बंद करके नहीं कह सकता कोर्ट के केस में यहाँ ये लगा लो तो ये हो जाएगा। उसकी भी रेमेडी होती है, जैसे नॉर्थ वेस्ट में कोई दिक्कत हो, साउथ ईस्ट में कोई दिक्कत हो, तो आपके लीगल इश्यूज आते हैं, वो तो आ गए, लेकिन उसकी कुंडली भी अलाउ करनी चाहिए कि क्या वो बाहर आ सकता है कि नहीं आ सकता। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, विद इन 30 डेज जब उसने घर छोड़ा है तब आप उपाय करोगे, उसका इंपैक्ट ज्यादा है। अगर 30 दिन के बाद आपको कोई याद कर रहा है, मान लो उसको 1 साल हो गए जेल में, तो बहुत कम इंपैक्ट है, क्योंकि वास्तु उसके ऊपर ये वाला काम ही नहीं कर रहा, जेल का कर रहा है। लोग यहाँ पर बहुत बड़ी मात खाते हैं, क्योंकि वो आदमी तो जेल में बैठा है, 21-30 दिन के बाद वास्तु काम करना बंद कर देता है, तो वो आदमी जेल, अब हम कैसे काम करेंगे? तो हम इस केस में साफ बोल के चलते हैं जी, वी विल हेल्प यू बट विल नेवर टेक द 100% गारंटी। भाई जैसे वो बहुत टाइम स्पेंड कर रहा है जेल में, तो आपने बोला वहाँ का काम करेगा उसके ऊपर वास्तु, बट अगर बात की जाए कोई काम कर रहा है, ऑफिस जा रहा है, 12-12 घंटे उसके ऑफिस में जा रहा है और घर सिर्फ सोने जाता है एक तरीके से, तो मेजरली कौन सा वास्तु काम करेगा? 50-50 दोनों चलेंगे, क्योंकि सोना भी अगर आपका घर है, आप जुड़े हुए हो, तो वो आपको इम्पैक्ट करेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कोई भी व्यापारी जिसको मैं कहीं तक लेकर जा पाया, जिनकी सक्सेस में मेरा हाथ मान लो या मेरा साथ मान लो छोटा सा, तो उनके लिए मैं हमेशा 3-4 चीजें बोलता हूँ। नंबर 1 कि उनके घर और उनके ऑफिस दोनों का वास्तु मैंने किया हुआ होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उनकी एस्ट्रो वास्तु भी करी हुई होनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि ये दशा जब आएगी तब ज्यादा बड़ा ट्रिगर। एग्जाम्पल के तौर पर आप मेरे पास आए तो मैंने आपको पहले वास्तु कर दिया, 6 महीने साल का हमने वेट किया, हमने देखा कि कैसा रिस्पॉन्स आता है। फिर मुझे पता लगा कि यार दीपक की तो ये दशा आने वाली है, चमकेगा यहाँ, अब मुझे फोर्स ज्यादा लगाना है। दिस इज द प्रीमियम टाइम ऑफ योर लाइफ। उस वक्त आपको वास्तु की और एस्ट्रोलॉजी की दोनों रेमेडीज और ज्यादा करनी है, राइट। फिर उसके बाद आपको न्यूमरोलॉजी वास्तु भी करना है। वो क्या होता है, सपोज आपका डेट ऑफ बर्थ बताओ। 3395। तो आपके घर में एक तो 3 तारीख हो गई, नॉर्थ ईस्ट में कभी वास्तु दोष होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, ये आपको ज्यादा इंपैक्ट करेगा और किसी को नहीं करेगा। तो जब मैं आपका न्यूमरो वास्तु या एस्ट्रो वास्तु करने निकलूंगा, तब मैं आपको बोलूंगा कि जी ये नॉर्थ ईस्ट को तो 100% बचा के चलो, क्योंकि आपके घर में प्रोबेबिलिटी इस चीज से इंपैक्ट होने की नॉर्थ ईस्ट से सबसे ज्यादा आपकी है। जैसे मेरा भी 3 नंबर है, तो मैं अपने नॉर्थ ईस्ट में कभी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करूंगा, राइट। तो 3395 टोटल कितना होगा? 336 3 ही है वो, 7 और 5 3 ही है। तो आपको 100% बच के चलना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में मेरे यहाँ कोई वास्तु दोष ना हो, कभी भी ना हो। ये चीजें कब आपके कामयाब करती हैं? जब हमने बेसिक कर दिया। 6 महीने के बाद मैं आपको बोल रहा हूँ यार आपकी दशा आ गई है, मान लो शुक्र की दशा आ चुकी है और अब आप चमकोगे, आपकी फील्ड में आप चमकोगे, अब हमें ये रेमेडी करनी है, नग पहनना है, ये करना है, सो दैट कि मैं आपको हाइट दे सकूं। हाँ, जैसे मान लो हम एक रिटेल चेन के लिए काम कर रहे हैं, तो जब हम उनसे जुड़े थे उनकी 3 शोरूम्स थे, आज हम 15 पे हैं, अगले साल हम 30 पे हो जाएंगे, उसके अगले साल हम 100 पे हो जाएंगे, ये जो भी हम कर रहे हैं।
तो अभी उनका वक्त भी चल रहा है, इसलिए हम उनके साथ में कर पा रहे हैं। उनका पूरा एक नया घर भी प्लान हो रहा है कि इस घर में आप रहोगे तो हम इतने पे पहुंच जाएंगे। और मैंने उनके साथ में, मैं आपको भी बोलता हूँ और उनको मैंने शर्त रखी है, आज उनका टर्नओवर 100-150 करोड़ का है, आज से 3 साल के बाद हम 500-600 पे होंगे। और मैं यहीं पे बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ कि वो 600 करोड़ के टर्नओवर पे हैं। उनका घर बन रहा है उनके शोरूम। भाई यहीं पे क्यों, हम भी दुबई उबई बैठ के बात करेंगे। बहुत बढ़िया। मतलब इन जनरल है ना कि हम तो ये ग्रोथ जो है वो आज के नहीं जुड़े हुए मेरे साथ, हम 6-6 सालों के जुड़े। उनका पहला घर भी मैंने 50,000 रुपए में किया था, 3 प्रोजेक्ट लिए थे 1.5 लाख रुपए के, उनका घर और 2 शोरूम। आज भी हम साथ में जुड़े हुए, हम काम करते हैं। तो इट इज अ जर्नी जहां आप धीरे 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 करके हर चीज को अप्लाई करते हो, तब जाकर आप बोलते हो कि मैं इस व्यक्ति के साथ में खड़ा था। और हमसे कई बार लोग नाराज भी हुए हैं। अभी हाल फिलहाल में किसी के घर पे गया, वो व्यक्ति नाराज हो गया, कहता आप आए, आपने ज्यादा कुछ करवाया ही नहीं। मैंने उसको बोला कि भाई मैं तेरे साथ लाइफ टाइम हूं, तो एक दिन में सब कुछ क्यों करवाना चाह रहा है? पहले ये रेमेडी करो, 1.5-2 महीने बाद मुझे बताओ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। तो ये धीरे 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 का एक प्रोसेस है। फेक चीज आपको जल्दी का गारंटी देती है। आप जिम जाते हो, अगर आपको कोई स्टीरॉयड लगा रहा है, इंजेक्शन लगा रहा है, तो वो आपको जल्दी के सपने दिखा रहा है कि विद इन 1 मंथ में आपकी बॉडी बना दूंगा। दैट मीन्स कि आपके साथ गलत हो रहा है। और जो भी बच्चे ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब स्कैम उनके साथ नहीं हो रहा, वो खुद स्कैमर्स के पास जा रहे हैं। ऐसे ही हमारे फील्ड में, अगर मैं आपको ये बोलूं ना मैं 1 महीने में 1000 करोड़ का बना दूंगा, तो मैं क्यों नहीं बन रहा? सही बात है। इट इज अ जर्नी। आप कितनी मेहनत करते हो, किस लेवल पे जाते हो। हम आजकल बहुत सारे डार्क पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो काफ़ी सारे हम सीरियल किलर्स या जो अपने माइंड से ज़्यादा ही कुछ डिस्टर्ब लोग हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा सुनते हैं। तो घर में क्या ऐसी चीज़ ख़राब होती है कि लोग दिमागी तौर पे इतने एक्सट्रीम हो जाते हैं? देखो, एक तो जिसकी कुंडली में चंद्रमा और शनि खराब होंगे उसके योग ज्यादा बनते हैं, एक चीज। दूसरी चीज, जिसके घर का वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट में कुछ प्रॉब्लम होना, वास्तु दोष होना, या सोना, या यहां पर एंट्री होना, तो इनका माइंडसेट जो है वो नकारात्मक यानी नेगेटिविटी को प्राप्त करने लगता है। और तीसरा, जो उसकी अपब्रिंगिंग हुई है बेचारे की, मतलब कहीं पर कोई ना कोई प्रॉब्लम रही होगी तो वो वैसा बन गया। तो ये सारी चीजें इंपैक्ट करती हैं। लेकिन जितने भी लोगों को ऐसा लगता है कि उनके घर में, उनके परिवार में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो नेगेटिविटी को पास जा रहा है, अपने घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर कोई एंट्री है, कोई बालकनी है जहां से कोई एंट्री बन रही है, कोई कमरा है जहां पर वो सो रहा है, इन सब चीजों को तुरंत देख लो, नहीं तो बड़ा नुकसान। तो उसको बंद कर देना चाहिए। हाँ, उस गेट को बंद कर देना चाहिए, या नॉर्थ वेस्ट इजी उपाय हो जाता है, मतलब व्हाइट कलर की टेप लगा दो, वो ट्रीट हो जाता है। ओके अच्छा भाई, आजकल रिलेशनशिप इश्यूज भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं लोगों का, या तो मन भर जाता है बहुत ज़्यादा, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब या फिर एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं मैच हो रही, लव मैरिजेस भी टूट रही हैं बहुत जल्दी। तो क्यों हो रहा है ऐसा? वास्तु में ऐसी क्या प्रॉब्लम हो रही है, या शादी ब्याह मुहूर्त उस चीज़ में मैटर कर रही हैं चीज़ें? कहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है? सबसे पहली चीज़ क्या है, आज से लगभग 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले आप जो शादी करते थे, चाहे लव मैरिज करते थे, चाहे अरेंज करते थे, आपको अपने बड़े बुजुर्गों का डर था। आज के कल्चर में आपको अपने बड़ों का डर खत्म हो चुका है। वो पहला कारण मैं मानता हूं जो कल्चर वाइज हमारे बीच में हुआ। दूसरी चीज, लेटेस्टली आपके आसपास शादी हुई हो किसी की, आप जब वहां एक बात देखते हो तो उस पूरी शादी में सबसे इंपॉर्टेंट एक पहलू है जिसको हम बोलते हैं वहां के पंडित जी। उनके बिना वो शादी नहीं हो सकती। लेकिन सबसे कम पैसा किसको मिलता है? पंडित जी को मिलता है। आप मूल रूप से यहां गलत हो कि आप एक ऐसे व्यक्ति को, एक जजमान को सबसे कम पैसा दे रहे हो जिसके बिना मियां बीवी होने के बावजूद भी शादी घटित नहीं हो सकती। तो और वहां पर क्या हो रहा है आज के कल्चर में? पहले तो चलो ये होता था कि दारू नहीं होती थी, फिर धीरे धीरे चलो दारू चली, फिर अब दारू चली तो दूल्हा दुल्हन भी दारू पी के शादी कर रहे हैं, जबकि उसका एक प्रोसेस होता है कि इन्होंने व्रत रखना जरूरी था, ये रखना जरूरी था, फिर उनको जो मंत्र हैं वो पढ़ाए जाते हैं, फिर उनको जो उनके वादे होते हैं वो करवाए जाते हैं। आज के टाइम पे क्या है कि अगर वादे करवा भी रहे हैं तो वो बड़े मजाक मस्ती में करवा रहे हैं, या दारू पी रखी है, तो वो क्या होता है कि उसको वो सेंस ही नहीं मिला। हम ना एक चीज पढ़ा करते थे, 7 जो वचन होते हैं, लड़के को दे दो और लड़की को दे दो। अगर कोई लड़का 4 वचनों पर सीरियसली अमल कर लेगा और लड़की भी 4 पे कर लेगी तो उनका डिवोर्स कभी नहीं हो सकता। बट एक्चुअल में 1 पे भी नहीं कर सकते। आज 1 पे भी अमल कर ही नहीं सकता आदमी, इसलिए उनके डाइवोर्स हो रहे हैं। लेकिन ये करवा कौन रहा है? हम दारू पी के तो घोड़ी पे चढ़ रहे हैं। सही बात है ना, वो घोड़ी से ज्यादा वो खुद नाच रहा है, ऊपर बैठा हुआ है, यार मेरी तो शादी होगी, तो फिर यार गलत ही होगा ना। आज नहीं तो कल्चर वाइज हम सब लोग बहुत बहुत और बहुत ज्यादा गलत हो गए हैं। बॉम्बे में आप चले जो, पता नहीं ओपन रिलेशनशिप का कल्चर आ चुका है, ओपन मैरिज का कल्चर आ चुका है कि आप अपने हस्बैंड वाइफ के साथ
बाहर भी जा रहे हो, तो ये कल्चरल बहुत बड़ा इश्यूज है। फिर वास्तु दोष तो आपके घर में है ही, तभी तो आप उन सब चीजों के ऊपर जा रहे हो। हमारी जो कल्चर खराब हो रहा है, प्रकृति खराब हो रही है, सबका असर हमारे ऊपर आ रहा है। और हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या, और ये भी एक वास्तु का ही रीजन है कि वेस्ट हमेशा आपको मैनिपुलेट करता है। तो इंडिया को भी वेस्ट हमेशा से मैनिपुलेट कर रहा है कि यार ये जो डायरेक्शन है वेस्ट, वो हमें मैनिपुलेट करते हैं कि उनका जो कल्चर है वो सुपीरियर है, उनका कल्चर ऐसा है वैसा है। तो मैं हमेशा ये कहूंगा कि आपके घर में, आपके आसपास कभी शादी हो तो पंडित जी को पूरी की पूरी इज्जत मान दिया जाए, बख्शा जाए। और मैं तो ये कहता हूं कि जितने भी पंडित हैं, हम नहीं है, मतलब मेरा काम नहीं शादी कराना, कोई ये सोचे कि भाई ये भाई साहब कराते होंगे इसलिए इतनी बात कर रहे हैं। जितने भी पंडित हैं उनका एक पूल हो जाना चाहिए कि आपकी शादी में जितना खर्चा हो रहा है उसकी इतनी % हम लेंगे, नहीं तो हम नहीं आएंगे जी। और हमारे नियम के अनुसार हम आपकी शादी कराएंगे, नहीं तो नहीं। प्रॉब्लम क्या है कि वो मजबूर हो जाते हैं, ये नहीं आएगा तो दूसरा पंडित चला जाएगा, दूसरा नहीं आएगा, आजकल शोबाजी बहुत ज्यादा चल गई ना भाई, रील काटने के लिए डांस कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, वो सब हो रहा है। आप पंडित जी ये बात बोल दें कि भाई बाकी सारा सिस्टम आपका, पर 1 घंटा जब फेरे होने हैं वो मेरे अनुसार आपको कराने पड़ेंगे। मेरा तो सपना है कि हम ऐसी कोई जगह बनाए और ऐसी एक प्लेस बनाए जहां पर प्रॉपर वैदिक सिस्टम से शादी हो। पहले लड़के को बता दें भाई तेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कल को मत कहना कि यार ये कहां से मेरे ऊपर आ गया। पहले लड़की को ये बात बोल दें, पूरे उनके मंत्र उच्चारण कराए जाए, वहां 50 पंडित आए जो पूरे वैदिक धर्म के अनुसार सारी चीजें करें। पर आजकल नहीं है ना, मतलब ये एक बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो जैसे अभी आपने लेटेस्टली देखा होगा अंबानी जी के यहाँ पर शादी होती है, तो वो सब कुछ कर रहे हैं, इतने सेलिब्रिटीज बुला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना जो हिंदुत्व है, वैदिक कल्चर है या सनातनी जो शादी है उसको नहीं छोड़ा। पूरे मंत्र उच्चारण के साथ में उन्होंने शादी करी। अब उन्होंने कितने दिल से करी है, कितने नहीं करी है, तो खैर वही जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने करी है तो इनका रिजल्ट उनको अपने बच्चों के जीवन में जरूर देखने को मिलेगा। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होकर इन चीजों से दूर भाग जाते हैं और हम नहीं करते। हम सबको मिलकर इस कल्चर को बचाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, बशर्ते हो सकता है हमारी लाइफ पे भी कोई इंपैक्ट आए, लेकिन फिर भी हमें करना चाहिए, क्योंकि कल को ये चीज हमारे अगली जनरेशंस में भी बहुत जल्दी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सही बात है भाई, क्योंकि आप बहुत ही एक स्पिरिचुअल इंसान भी हो, आप स्वर विज्ञान भी जानते हो, आप इंट्यूशन पावर पे भी बहुत ज़्यादा मानते हो। तो आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को इन्हांस करने के लिए, थोड़े इंट्यूशन को इन्हांस करने के लिए, जैसे आप बता भी रहे थे कि आप बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के एनर्जी नाप लेते हो, कुछ प्रैक्टिसेस, कुछ अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करने के लिए कहीं जाते हो आप किसी स्पिरिचुअल जगह? मेरा मानना ये है कि आपके जीवन में कभी ना कभी ईश्वर घटित होता है। आपके जीवन में आपको वो ताकत याद करती है, आप उसको पहचान पाते हो नहीं पहचान पाते, ये आपकी अपनी एक जर्नी है, आपकी अपनी एक बात। तो मैं हर उस जगह पर जाता हूं जहां कुछ बहुत बड़े महापुरुष रहे हों। जैसे मैं गोल्डन टेम्पल रेगुलरली जाता रहता हूँ, नीम करोली बाबा के आश्रम में बहुत जाता हूँ, मणिकर्णिका घाट मैं बहुत जाता हूँ। मणिकर्णिका घाट के बारे में आपने सुना हो, बनारस के अंदर है, जहाँ पर 24 घंटे किसी ना किसी की चिता जलती है, वहाँ मैं बहुत जाता हूँ। उसके बाद में मैं उज्जैन रेगुलर जाते हो भाई वहाँ? ये हर जगह पे ना अलग अलग पावर है। मैं सबके बारे में अगर एक्सप्लेन करूँ तो लेट्स से अगर मैं गोल्डन टेम्पल जा रहा हूँ तो उसके 3 किलोमीटर के दायरे में, जिसको स्वर विज्ञान पता है, उसका स्पेस एलिमेंट एक्टिव हो जाता है। ये मेरे को वहां की सबसे खूबसूरत बात लगती है कि ऐसा कोई महापुरुष वहां पर था, रहे, जिनका नाम लेना भी शायद मेरे जैसे व्यक्ति को शोभा नहीं देगा, क्योंकि हम बहुत छोटे हैं। वहां पर जाने से पहले आपका स्पेस एलिमेंट एक्टिव होता है। वो स्पेस एलिमेंट आपका पूरे दिन में हर 1 घंटे में कुछ सेकंड्स के लिए होता है इन जनरल। तो इतनी बड़ी ताकत वहां पर है, इतनी प्योर एनर्जीज वहां पर है, जहां जाकर आप शायद नकारात्मक नहीं सोच पाओगे। मैं तो नहीं सोच पाऊंगा कभी भी। जब मैं वहां जाता हूं ना, तो मुझे नहीं पता कि मैं किसी की पाठ पूजा करने जा रहा हूं या क्या लेने जा रहा हूं, पर मुझे वहां जाकर कुछ मिलता है। तो ये जो मिलना है ये आपके भीतर का है। बहुत सारे लोग बोलेंगे हमें तो कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि आप वो सोच से नहीं जा रहे, आप प्योर होके नहीं जा रहे। आप अपनी आत्मा को वहां लेकर जाओगे तो आप स्पिरिचुअल हो जाओगे। इससे ज्यादा पावरफुल टूल नहीं है। और चलो फिर उसके बाद में मैं उसी पावर को अपने अंदर रखता हूं और मैं आपके घर पे आया या मैं किसी लैंड पर आया और मैंने अपने उसी ईश्वर को याद किया कि हे ईश्वर, मुझे इस धरती के बारे में सब कुछ बता दे। यही इंट्यूशन है, यही पावर है कि मेरे को ठगी नहीं मारनी, इस बेचारे का बुरा ना हो। और यही प्रैक्टिस को आप जब रोज करते हो तो वो ताकत आपकी हेल्प करती है। उसके बाद वहीं लुधियाना के पास एक नकोदर नाम की जगह है, जिस शक्ति के कारण मैं आज बना हूं, जिस शक्ति को मैं मानता हूं, साईं जी हम उनको बोलते हैं, जो भी आज मैं हूं, मेरा मानना ही है कि वास्तु और ये सब तो चलो आ गया जीवन के अंदर और उन्हीं की बदौलत आया। और जो भी मैं आज हूं, जिस भी मुकाम पे आज मैं हूं, जिस भी मुकाम पे मैं रहने वाला हूं,
ये सब एक सबसे बड़ी शक्ति है जो नकोदर जहां पर मैं जाता हूँ उनके कारण ऐसा हुआ। और वो शक्ति ने भी मुझे खींचा कि मैं एक दिन रात को सो रहा हूँ, एक पूरी लंबी स्टोरी है उसके पीछे कि मैं एक दिन रात को सो रहा हूँ, मुझे सपना आता है, मैं वहाँ जाता हूँ, मैं किसी को जानता नहीं, वहाँ कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, मतलब वहाँ पर कोई बैठता नहीं है फिजिकल फॉर्म में, तो मैं वहाँ जाता हूँ, मुझे आशीर्वाद प्राप्त होता है। तब मेरे पास, आज से 8 साल पहले की बात है, तब मेरे पास कुछ भी नहीं था लिटरली, और आज आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। तो वो जर्नी ने मुझसे कनेक्ट किया और प्योर बना दिया और सही कर दिया। जब भी मन के अंदर कोई विकार आता है ना कि अब मैं ये गलत कर दूं, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, तो मुझे समझ में आ जाता है कि मुझे वो शक्ति याद कर रही है, और मैं वहां जब जाता हूं तो सब कुछ धुल जाता है कि नहीं यार अब गलत मत करना। और मजे की बात क्या है, जब आप प्योर हो जाते हो, स्पिरिचुअल होने लगते हो, या मुझे नहीं पता स्पिरिचुअलिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या, जब आप अंदर से शांत हो, तो वहां जाकर जितने भी आप ये कुकर्म कर रहे हो ना, उसको भी वो दिखा देंगे कि तू यहां पर गलत कर रहा है। मतलब ये पावर होती है उस परमात्मा की। फिर उसके बाद जब मैं नीम करोली बाबा के आश्रम गया, तो मैं अब ये बात पता नहीं ओपनली बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए, जब मैं फर्स्ट टाइम वहां गया तो उस धरती पर पैर रखते ही शरीर के अंदर एक करंट जैसा पैदा हुआ, जो मैं अकेला गया था, और उसके बाद कुछ अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया, और मैंने लगभग 24 घंटे ध्यान में रहा कि अब मुझे पता ही नहीं इस पूरी दुनिया के अंदर क्या चल रहा है। तब भी मेरे पास कुछ नहीं था, और फिर ऐसा समझ में आया कि आज मैं कुछ सोचता हूं तो कल वो होने लग गया। आज हम किसी के बारे में बात करें, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि बॉलीवुड वाले मुझे फ़ोन करेंगे, बड़े बड़े लोग मुझे फ़ोन करेंगे, मुझसे बात करेंगे, मुझसे सलाह लेंगे, जिसका एक्सपीरियंस 5-6 सालों का, करोड़ों रुपए की फीस देंगे। लेकिन सब कुछ होने लगा क्योंकि आप अंदर से बढ़िया होते चले गए। मणिकर्णिका घाट का मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। बहुत पहले की बात है, आज से लगभग ये भी 7-8 साल पहले की बात है, जब मैं इस पूरी जर्नी में आने के उसमें था, तो मैं मणिकर्णिका घाट जाता हूँ, तो मुझे ये बात नहीं पता थी कि यहाँ 24 घंटे चिता जलती है। तो मैं रात को गया था लगभग 9-10 बजे, और वहां पर जो बंदा उसको जला रहा था वहीं वो खाना खा रहा था। तो मैं ये देख के बड़ा वो हो गया, मैंने कहा यार ये कैसे लोग हैं। फिर मैंने उनसे बैठ के बातचीत करी, तो वो कहते हैं कि नहीं यार भैया, ये जो पावर है ना, ये कुछ अलग पावर है, और हमें यही शक्ति देती है। और वो हंस रहे। वहां पर मैंने किसी से पूछा, इनके परिवार वाले, इनको रोना नहीं आ रहा? जवान लड़का कहते इस घाट पर किसी को रोना नहीं आता, अगर किसी का कोई भी मर जाए इस घाट पर किसी को रोना नहीं आता। और मैंने कहा कौन सी शक्ति है कि किसी का कोई व्यक्ति वहां मर रहा है और किसी को वहां रोना नहीं आ रहा? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि साक्षात जो शिव है वो वहां पर उपस्थित है। और फिर उसके अगली बार जब मैंने वहां पर बैठ के भी ध्यान किया। वहां पर क्या होता है, एक बोट राइड होती है, आप कभी वो करोगे, बड़ी पीसफुल है, बड़ी ब्यूटीफुल है। मैंने वो करी। सेकंड टाइम मैं वहां पर गया तो अब वहां पर क्या खूबसूरत सा कॉरिडोर बना दिया गया है पूरा ऐसे, अच्छा। तो हमें कोई अंदर से ले गया, बारिश का टाइम था, तो वहां पर एक माता का मंदिर मुझे मिला। और जब मैं वहां गया तो ऐसा लगा कि वहां की शक्तियों ने मुझे याद किया हो। मैं वहां पर गया, शरीर बिल्कुल अलग हो गया, मन बिल्कुल अलग हो गया। और फिर पता क्या लगने लगता है कि जब आप पैसे को छोड़ना सीख गए ना कि यार मेरे को पैसा नहीं चाहिए, तब ऐसे ढेर लगना स्टार्ट हुआ, मतलब करोड़ों रुपए। और जब मैं अपने माँ बाप से बात करता हूँ, घर वालों से बात करता हूँ, कहते हैं कहाँ से आ रहे हैं, वो पता ही नहीं लगता कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले तुम लोगों से क्या बात कर रहा था ऑफ कैमरा, कि एक तरफ वो भी लोग हैं जिनको स्कैम करने की जरूरत पड़ रही है, एक तरफ हम भी बैठे हैं। हम तो नहीं बोल रहे कि एक भी व्यक्ति पृथ्वी पर हो जो बोल देगा इन्होंने पैसा खाया, क्योंकि मेरे को उन सभी शक्तियों को जवाब देना है। मेरे को दोबारा जाना है वहां, मेरे को दोबारा जाके वहां मरना है। मेरी तो दिल्ली ख्वाहिश है कि जब मैं यहाँ इस धरती से जाऊं तो मैं नकोदर में बैठा हूँ, या मणिकर्णिका घाट पे हम लोग बैठे हों जब इस धरती से हम अलविदा कह रहे हो। तो जब आप उस शक्ति से प्रेम करते हो तो आप गलत नहीं कर सकते किसी के साथ, होने नहीं देता। तो ये स्पिरिचुअल जो पावर है, मैं आप सभी लोगों को भी कहूंगा कि आप हर साल में बाहर जाते हो, विदेश जाते हो, लेकिन साल में एक टूर लगा लो। उत्तराखंड के अंदर जागेश्वर धाम का मंदिर है, वहां पर खूब सारे ज्योतिर्लिंग है। आप वहां जाओ, वहां जाकर पूजा करा कर आओ, वहां जाकर आप रुद्राभिषेक करवा कर आओ, वहां थोड़ी देर बैठो, वहां उनकी ऊर्जाओं को फील करो। ऊपर कसार देवी का, जहां पर विवेकानंद जी को एनलाइटनमेंट हुआ, वहां जाकर आओ। क्या जगह है ये। और फिर कोई कैसे कहेगा कि मेरे को धरती महसूस नहीं होती, मुझे किसी मशीन की जरूरत है। आपको किसी मशीन की जरूरत नहीं है, आपके पास धरती है, आपके पास आकाश है, आपके पास ईश्वर है। वाह, मैं आपको एक स्टोरी और सुनाता हूँ छोटी सी ना, थोड़ा सा। ये भी सुनी हुई स्टोरी है, मेरी अपनी स्टोरी तो नहीं है। एक बार एक व्यक्ति होता है और वो बहुत गरीब है, बहुत गरीब होता है। तो उसकी बीवी उसको रोज कहने लगती है कि भैया तू कुछ कमा के ले गया, तू कुछ कमा के ले गया। तो वो परेशान हो जाता है। वो कहता है मैं झूठ नहीं बोल सकता और सच्चे आदमी को काम नहीं मिलता, ऐसा दुनिया कहती है। तो वो कहता है मैं तो सच्चा आदमी हूँ, मेरे को कौन काम देगा। पर वो अपनी बीवी को बोलता है ठीक है जी मैं जाता हूँ। वो जाता है बाजार के अंदर और अगले दिन घर पे आता है, मतलब रात को घर पे आके बोलता है मुझे ड्यूटी मिल गई जी, मैं रोज का तेरा राशन पानी ला कर दिया करूँ।
अब उसको तो कोई ड्यूटी मिली नहीं होती है, फिर वो अपने बाजार के अंदर जाता है, फिर एक दिन होता है रात को आता है तो बोलता है मेरे मालिक इतने अच्छे हैं कि उन्होंने मुझे कल के लिए भी काम दे दिया, इसलिए आज की तनख्वाह राशन नहीं दिया। फिर वो भूखा, घर में बच्चे भूखे, बीवी भूखी, फिर वो अगले दिन जाता है, फिर वो आके कहता है मेरे मालिक ने मेरे को 1 हफ्ते का काम दे दिया। 3 4 5 दिन होते हैं और वो रोने लगता है बाहर बैठ के कि मेरे पास तो काम ही नहीं है खुदा, तूने कहा, और पर मैं झूठ नहीं बोल सकता, बस बहुत हो गया और हम भूखे भी मर रहे हैं, ये सारी चीजें वो करता है। तो एक दिन फिर वो घर पे जाता है और वो देखता है कि उसके घर पे उसकी बीवी रोटी बना रही है, उसके बच्चे खाना खा रहे हैं, उनके पास सब कुछ हो गया। वो देखता है कि कौन है, क्या 2 आदमी आए थे, वो बोलते कि तेरा पति जिसके यहाँ नौकरी करता है ना, जिस मालिक के यहाँ नौकरी करता है, उसने सारा कुछ भिजवाया है। तो वो व्यक्ति जो है वो अपने ईश्वर को कहता है कि मैंने तो सिर्फ तेरी नौकरी करी, तो वो ईश्वर बोलता है कि तू मेरी नौकरी करता रहे, तेरे पास सब कुछ होता रहेगा। तो जब आप उसकी नौकरी कर रहे हो, ऊपर वाले की नौकरी में हम सब लोग लगे हुए हैं, अगर हम सब लोग उसकी नौकरी कर रहे हैं, तो फिर ये सब तो साइंसेस आपकी हेल्प करने के लिए होती है। मैं कोई उससे बड़ा थोड़ी ना हो गया, कभी नहीं हो सकते, धरती पे आया हुआ इंसान कभी उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो कहते हैं ना, ऊपर वाला जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, और जब लेता है तो चमड़ी उधेड़ देता है। तो जितने भी लोग स्कैम कर रहे हैं ना, हम सभी लोग यही हैं, मैं भी यही हूँ, तुम्हें सब दिख जाएंगे जिनकी चमड़ियाँ उधेड़ रही हैं, क्योंकि गलत करोगे तो गलत मिलेगा और सही करोगे तो सही मिलेगा और बेहिसाब मिलेगा। सही वाह यार, मज़ा आ गया भाई, आपके साथ इतना मज़ा आता है, इसलिए हम तो चाहेंगे कि आप बार बार आते रहो हमारे पास और ऐसी मज़ेदार बातें होती रहे। बट फ़िलहाल इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। अगर आपको ये पॉडकास्ट देखने के बाद लगता है कि आप भी किसी की हेल्प करना चाहते हो, एक वास्तु कंसल्टेंट बनना चाहते हो, तो भाई कैसे बना जा सकता है? इन लोगों के लिए भी आप कुछ वास्तु सलाह दे दो। कंसल्टेंट्स 2-3 तरीके की बातें होती हैं। अगर किसी को बीच में ये भी लगा हो या ऐसा लगा हो कि हम मेरे से वो कंसल्टेशन नहीं ले सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारा फ्री कोर्स यूट्यूब पर अवेलेबल है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे सहयोगीज अक्रॉस द ग्लोब अवेलेबल होते हैं, 30,000 31,000 में काम भी करते हैं। मैंने आपके थ्रू भी कुछ लोगों को भेजा है, काम करवाया, तो वो लोग भी काम करते हैं, वो लोग भी अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, काम करते हैं, आप उनसे भी काम करवा सकते हो। और जो वास्तु कंसल्टेंट बनना चाहता है, मैं स्पेशली चाहता हूँ कि जो औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, ये इस फील्ड में ज़्यादा आएँ, क्योंकि एक तो इनके पास ऑथेंटिसिटी आदमियों से ज़्यादा है। दूसरी चीज़ कि जो सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहता है, जो चाहता है कि मैं महीने के कम से कम 1 लाख रुपए तो कमा ही लूँ, वो इन सभी चीज़ों में आए। पहले फ्री वाला कोर्स करें, अगर उनको लगता है कि वो कोर्स उनको समझ में आया और वो किसी की हेल्प कर सकते हैं, वेल्थ भी जनरेट कर सकते हैं, तो वो धीरे धीरे करके अपने कोर्सेज कंप्लीट करें। 40-50 हज़ार के अंदर उनकी जर्नी पूरी कंप्लीट हो जाती है। फिर जैसे ही उनकी जर्नी कंप्लीट होगी, फिर वो धीरे धीरे करके अपने काम में बढ़ सकते हैं। हमारे साथ सहयोगी बन के भी काम कर सकते हैं, हम भी उनको काम प्रोवाइड करवाएंगे ताकि उनका जीवन अच्छा चल सके। तो महीने के 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, इफ़ यू आर ऑथेंटिक और आप जेन्युइनली करना चाहते हैं। ऑल राइट भाई, जितने भी कोर्स की बात भाई ने करी आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक मौजूद है, जाके चेकआउट ज़रूर कर लो। और इस पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत ही प्योर और फुल ऑफ गुड एनर्जी वाला पॉडकास्ट रहा, आई ओपनिंग पॉडकास्ट रहा मैं कह सकता हूँ। थैंक यू, बहुत मज़ा आया। बहुत जनता से मैं बोलूँगा इस पॉडकास्ट को शेयर ज़रूर करें और लाइक कर दें। और आपको लगता है आपकी समस्या का हल अंकित भाई कर सकते हैं, तो भाई से कांटेक्ट करने की सारी डिटेल्स आपको वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। दैट इज़ इट, हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखो। बाय बाय, हर हर महादेव। थैंक यू, हर हर महादेव।